स्वागत है आपका केजी एक्सप्लेन में। ये स्टोरी है यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। भारत के मुंबई में सेक्टर 15 की एक छोटी सी गली में सालों की मेहनत और एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। आरव डिटेंशन सेंटर से बाहर निकला। सामने की सुनसान सड़क को देखकर वो कड़वा मुस्कुराया और धीरे से आह भरी। कुछ दिन पहले ही उसे हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की नकल बनाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। सालों की कमाई सारी सरेंडर कर दी, तब जाकर सजा से बच गया। लेकिन वो सारी पूंजी जो उसने इतनी मेहनत से जोड़ी थी, सब खत्म हो गई। सालों की मेहनत को याद करके आरव के दिल में तरह तरह की भावनाएं उमड़ आईं। 5 साल पहले वो सिर्फ 18 साल का था। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया। घर की गरीबी और अपनी काबिलियत को देखते हुए उसने सोचा दोबारा तैयारी करूंगा तो भी टॉप यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। और आजकल ग्रेजुएट्स की भरमार है, टॉप कॉलेज ना मिले तो डिग्री का कोई फायदा नहीं। फिर घर वालों के पैसे क्यों बर्बाद करूं? इसलिए उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया और नौकरी करने का फैसला किया। उस वक्त माँ बाप ने बहुत विरोध किया। उनके इलाके में पुरानी सोच थी, अच्छा भविष्य सिर्फ हायर एजुकेशन से ही मिलता है। आरव चुपके से घर से निकल गया। बाद में फोन करके बताया। पापा इतने गुस्सा हुए कि बोले स्कूल पूरा करके लौटेगा तभी रिश्ता रखूंगा। आरव भी अपने पापा जैसा ही जिद्दी था। वो नहीं लौटा। दिल ही दिल में उसने कसम खाई, बड़ा आदमी बनकर ही घर लौटूंगा। इस कसम को पूरा करने के लिए उसने जी तोड़ मेहनत की। एक साथ 3 जॉब्स की। सुबह 5 बजे उठता, रात 11 बजे तक काम करता। थकाकर घर आता तो बिस्तर पर गिरते ही नींद आ जाती। मेहनत रंग लाए। सेक्टर 15 में, जो मुंबई का इलेक्ट्रॉनिक्स का जन्नत था, उसे एक शानदार बिजनेस आइडिया मिला। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का धंधा बहुत कमाल का था। होलसेल में 2 रुपये का सामान रिटेल में 20 रुपये या उससे ज्यादा में बिकता। पहले तो वो दूसरों के बने प्रोडक्ट्स होलसेल खरीदता और बाहर के होलसेलर्स को बेचता। उसका तरीका था, हर आइटम पर थोड़ा सा प्रॉफिट रखो लेकिन वॉल्यूम बहुत बड़ा करो। ईमानदारी से बिजनेस किया तो जल्दी ही ढेर सारे कस्टमर्स जुड़ गए। अधिक कमाई के लिए उसने मशीनें खरीदी, एम्प्लॉय रखे, फैक्ट्री किराए पर ली और सिंपल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाने लगा। समय के साथ बिजनेस और बेहतर होता गया। महीने की कमाई 10,000 से 20-30,000, फिर 50-60,000 तक पहुंच गई। पैसे आने पर बेहतर इक्विपमेंट खरीदा और अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने लगा। उसका सपना सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाना चाहता था ताकि कस्टमर्स का भरोसा जीते और बिजनेस लंबा चले। उसके प्रोडक्ट्स ज्यादातर होलसेलर्स से बेहतर थे, लेकिन कीमत ज्यादा नहीं रखता था। अच्छी वैल्यू फॉर मनी। यही वजह थी कि कस्टमर्स की संख्या लगातार बढ़ती गई। कमी सिर्फ इतनी थी कि प्रॉफिट मार्जिन कम था। 5 सालों में वो घर नहीं गया। हाल ही में माँ से फोन पर बात की तो पता चला घर की हालत अच्छी नहीं है। पापा की जिद की वजह से आरव जो पैसे भेजता था वो घर वालों ने खर्च नहीं किए। इससे आरव को और जल्दी थी। वो जानता था महीने के 50-60,000 से पापा का दिल नहीं जीत सकता। उसे बहुत बड़ी सफलता चाहिए थी। थोड़ा गुस्सा भी आता था। उसके प्रोडक्ट्स बड़े ब्रांड्स से कम नहीं थे। बड़े ब्रांड्स जब ऑर्डर ज्यादा हो जाते तो छोटी फैक्ट्रीज जैसे उसकी से आउटसोर्स करते। लेकिन ब्रांड नेम न होने से वो कम कीमत पर बेचना पड़ता, प्रॉफिट बहुत कम। आखिरकार कुछ कस्टमर्स के बार बार कहने पर वो ललच गया। हाई एंड प्रोडक्ट्स की डिजाइन की नकल करने लगा। डिजाइन थोड़ी बदलकर प्रॉफिट कई गुना बढ़ जाता। कितना टेम्पटिंग था ये। अनुभव ने दिखाया, सच में पैसा तेजी से आने लगा। क्वालिटी पर सख्ती और रीजनेबल प्राइस की वजह से सेक्टर 15 के हाई इमिटेशन मार्केट में उसके फेक प्रोडक्ट्स जल्दी हिट हो गए। पहले महीने का प्रॉफिट 80,000 रुपये। कस्टमर्स बढ़ते जा रहे थे। उसके कैलकुलेशन से दूसरे महीने 1 लाख से ज्यादा होने वाला था। उसका सपना था अपना ब्रांड बनाना, लेकिन इसके लिए बड़ी एडवर्टाइजिंग चाहिए थी। आजकल एक सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट या एड स्लॉट बुक करने में लाखों करोड़ों खर्च हो जाते। उसकी कमाई की स्पीड से लग रहा था जल्दी ही सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन अफसोस, सपना ज्यादा दिन नहीं टिका। दूसरे महीने की शुरुआत में ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एक छोटे से सुपरमार्केट में आरव ने अपने आखिरी कुछ 10 रुपये खर्च करके 3 बोतल शराब खरीदी। सब कुछ खत्म हो गया। उस रात सुनसान सड़क पर आरव ने 3 बोतलें खत्म कर दी। पूरी तरह नशे में धुत होकर पार्क की बेंच से टेक लगाकर बैठा और बड़बड़ाने लगा। 5 सालों से लगातार मेहनत, अच्छी नींद तक नहीं ली। अब वो पूरी तरह थक चुका था।
इस पल बस नशे में डूब जाना चाहता था। नशे में आरव ने आसमान की तरफ देखा। अचानक एक चमकती लकीर नजर आई। उल्का पिन। आरव ने तिरछी मुस्कान दी। कहते हैं ना, उल्का देखो तो अच्छी किस्मत आती है। उस पल विश करो तो पूरी हो जाती है। अब तक आरव ऐसी बातों को बच्चों वाली कहानियां मानता था, लेकिन इस पल उसने विश कर ही दी। अगर हो सके तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। जो चाहे प्रोड्यूस करूं, दूसरों की नकल न करनी पड़े। मेरे प्रोडक्ट्स खुद ही ब्रांडेड बन जाएं। अरे, ये उल्का मेरी तरफ ही आ रहा लगता है। अचानक आरव चौंका। अरे यार, जल्दी ही नशा कुछ उतरा और होश आया। उल्का सच में बड़ा होता जा रहा था, जैसे सच में उसकी तरफ आ रहा हो। उल्का पृथ्वी पर गिरने की खबरें तो सुनी थी। जमीन पर पहुंचते पहुंचते छोटा हो जाता है, लेकिन इम्पैक्ट एरिया बड़ा और ताकत जबरदस्त। क्या उसकी किस्मत इतनी खराब है? अभी अभी कंगाल बना और अब एक्सीडेंट में मरना। रिफ्लेक्स से उठकर भागना चाहा, लेकिन नशे में बॉडी नहीं हिली। वैसे भी अगर सच में यहां गिरने वाला है तो भागकर भी क्या फायदा। आखिरकार आंखों के सामने चमकदार सफेद रोशनी गुजरी और आरव बेहोश हो गया। इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म डिटेक्टेड। पोटेंशियल सूटेबल। यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम। बाइंडिंग शुरू। धुंधले में एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज आरव के दिमाग में गूंजी। ... आरव ने सपना देखा। उस सपने में उसे यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम मिला था। पूरे यूनिवर्स की अलग अलग सिविलाइजेशंस के साथ ट्रेड कर सकता था। हर तरह के हाई टेक प्रोडक्ट्स, तरह तरह के रिसोर्सेज, सब उसके हाथ में। जल्दी ही वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। और हैरानी की बात, बचपन में सीखी मार्शल आर्ट्स की राह पर भी वो दुनिया का टॉप फाइटर बन गया। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 2, यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम। अरे, मैं मरा नहीं। आरव ने आंखें खोली तो चारों तरफ बस चमकदार सफेद रोशनी दिखी। कोई शख्स उसके आसपास मंडरा रहा था, जिससे वो कंफ्यूज होकर बड़बड़ाया। भैया, आप होश में आ गए। आरव की आवाज सुनते ही वो शख्स जो कर रहा था वो छोड़कर तुरंत उसके पास आया और खुशी से चिल्लाया। अब आरव की नजर साफ हुई। उसने देखा एक लड़की मोटे जैकेट में उसके बाजू को पकड़े खड़ी है। चेहरे पर खुशी और राहत साफ दिख रही है। मोटा जैकेट होने के बावजूद उसकी परफेक्ट फिगर छुप नहीं रही थी। जैकेट का कलर उसकी खूबसूरती को और निखार रहा था। नाजुक चेहरा देखकर लग रहा था जैसे कीचड़ में खिलता साफ सुथरा कमल हो। खूबसूरत, हाई क्लास और बहुत एलिगेंट। सिया, तू यहाँ कैसे? इस लड़की को घूरते हुए आरव हैरानी से बोला। आरव, तूने अभी जो कहा ना, सिया को यहाँ नहीं होना चाहिए। पता है तुझे कि तू जिंदा बचा है। 3 बोतल शराब एक साथ पी गया। वाह, अगर सिया पागलों की तरह तुझे न ढूंढती और टाइम पर न मिलती तो तू सड़क किनारे मर जाता। डॉक्टर ने कहा अल्कोहल पॉइजनिंग हो गई थी और तू बर्फीली सड़क पर पड़ा था। थोड़ी देर और होती ना तो बचता ही नहीं। बस बिजनेस टूट गया ना। एक छोटी सी वर्कशॉप चली गई, क्या बड़ी बात है। इसके लिए सुसाइड करने चला था। मर्द कहलाता है तू। सच में नहीं समझती मैं कि सिया को तुझमें क्या दिखता है। थोड़ी दूर से एक काली जैकेट वाली लड़की आ रही थी। आरव की बात सुनते ही उसने उंगली दिखाते हुए गुस्से में फटकार लगानी शुरू कर दी। जोया, तू क्या बोल रही है? सिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अपनी बेस्ट फ्रेंड जोया की बेलगाम बातें सुनकर वो गुस्से में बोली और उसका हाथ झटक दिया। क्या गलत बोला मैं? कितने अमीर और हैंडसम लड़के सिया के पीछे पड़े थे, लेकिन उसने किसी को भाव नहीं दिया। बस इसके लिए ही पागल है। और यह है कि जिम्मेदारी का कोई सेंस नहीं। सिया को साथ घुमाता रहता है लेकिन रिश्ता कबूल नहीं करता। अब एक छोटी सी वर्कशॉप टूटने पर सुसाइड करने चला। जोया रुकी नहीं, गुस्सा निकालती रही। बस जोया, अब चुप कर। अभी तो जांग शुवान का फोन आया था ना, जल्दी जाओ उसके पास। सिया ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को और बोलने से रोका और धकेलकर बाहर भेज दिया। जोया को विदा करके सिया वापस लौटी। आरव की तरफ देखते हुए चिंता से बोली, भैया, जोया की बातों का बुरा मत मानना। मुनफिट है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। पता है, मुझे तुझे ढूंढने में पूरी रात वो भी मेरे साथ थी। हम सब जगह भागते फिरे और तुझे सबसे पहले उसने ही ढूंढा था। सिया, तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता है। इस बार तुम दोनों ने बहुत तकलीफ उठाई। आरव ने सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। जोया, सिया की बेस्ट फ्रेंड से वो बहुत कम मिला था, लेकिन सिया ने उसका जिक्र कई बार किया था। आरव को पता था कि जोया सच में वैसी ही नेकदिल है जैसी सिया बता रही थी। लेकिन इस बार जो धक्का उसे लगा था वो इतना बड़ा नहीं था कि सुसाइड कर ले, जैसा जोया समझ रही थी।
आरव ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं समझी। अब बात यहां तक आ गई थी, सफाई देकर क्या फायदा। वैसे भी जोया से उसकी खास जान पहचान नहीं थी। सिया से उसकी मुलाकात मुंबई में तीसरे साल हुई थी। उस वक्त सिया मुंबई यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एडमिशन लेने आई थी। ट्रेन स्टेशन पर उसका पर्स गुम हो गया था, जिसमें लिविंग एक्सपेंस के साथ ट्यूशन फीस भी थी। वो सामान बिखेर कर स्टेशन पर रो रही थी। उस दिन आरव माल डिलीवर करने स्टेशन पर था। लड़की को देखकर उसे अपनी घर वाली बहन की याद आ गई। तरस आया और आवेश में उसने उस दिन की सारी कमाई 10,000 से ज्यादा उसे दे दी। जाने लगा तो सिया ने रोक लिया। आखिर में उसने आरव की छोटी वर्कशॉप में काम करने का फैसला किया। सिया की फैमिली की हालत अच्छी नहीं थी। कॉलेज कराना भी मुश्किल था, इसलिए पर्स खोने से वो इतनी परेशान थी। मुंबई जल्दी आने का प्लान भी यही था कि जॉब करके कुछ पैसे जोड़ ले। वर्कशॉप में काम करते हुए आरव ने सिया को करीब से जाना। बहुत नर्मदिल, सोच समझकर बात करने वाली, खूबसूरत और नेक लड़की। दोनों की अच्छी बनने लगी। सिया को आरव की मदद की असली वजह पता चली तो उसने भैया बुलाना शुरू कर दिया। आरव की सहमति से रिश्ता और गहरा होता गया। कॉलेज शुरू होने के बाद भी सिया अक्सर मदद करने आती रही। 2 सालों में वर्कशॉप के कई वर्कर्स आए गए। जो असल कहानी नहीं जानते थे वो उन्हें सगी बहन भाई समझते। कुछ कस्टमर्स तो उन्हें कपल समझकर सिया को मालकिन बुलाते। आरव को अंदाजा था कि सिया को उससे प्यार है। उसे भी इस नर्मदिल खूबसूरत लड़की से ढेर सारी फीलिंग्स थी। लेकिन पढ़ाई छोड़ने का फैसला भले ही बेबाक लगता था, लेकिन अंदर से वो पुरानी सोच से प्रभावित था। सिया टॉप यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, बेहद खूबसूरत। और वो सिर्फ एक आम लड़का जिसने कॉलेज नहीं किया, थोड़ी अक्ल और जान जोखिम में डालकर कुछ पैसे जोड़े थे। लेकिन मुंबई जैसे शहर में ये पैसा कुछ भी नहीं था। यहाँ एक नॉर्मल फ्लैट की कीमत ही उसके सालों की कमाई से ज्यादा थी। एक बार मुंबई यूनिवर्सिटी सिया से मिलने गया तो देखा एक लड़का लग्जरी कार में बड़ा गुलदस्ता लेकर सिया को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। वो कार अकेले ही आरव की सारी संपत्ति से महंगी थी। ये हीन भावना की वजह से आरव सिया की फीलिंग्स कबूल नहीं कर पाया। दरअसल हाल की उसकी जल्दबाजी भी सिया की फीलिंग्स से जुड़ी थी ना। उसे इतनी बड़ी सफलता चाहिए थी, लेकिन हकीकत ने जोरदार झटका दिया। भैया सॉरी ना, उस दिन आपसे मिलने जा रही थी लेकिन ट्रैफिक जाम में फंस गई। वहां पहुंची तो आप जा चुके थे और फोन भी नहीं लग रहा था। आरव के चेहरे पर कड़वी मुस्कान देखकर सिया का दिल दुखा। वो आगे बढ़ी, आरव को गले लगाया और अपराधबोध से बोली, पागल लड़की, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, कल तुम्हें इतना परेशान किया। आरव ने हाथ बढ़ाकर सिया के बालों में उंगलियां फेरी और आह भरी। जोया की बातों से उसने कल्पना कर ली सिया रात भर सड़कों पर उसे पागलों की तरह ढूंढती फिर रही होगी। दिल भर आया। इस अनजान शहर में 5 साल की तपस्या के बाद आखिर कुछ तो हासिल हुआ था। ये पागल लड़की शायद उसकी सबसे बड़ी कमाई। होस्ट जाग चुका है। यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। डेटा ट्रांसफर शुरू। उसी पल आरव के दिमाग में अचानक इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी। ये आवाज सुनकर आरव ठिठक गया। यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम, कहीं वहम तो नहीं? ये तो वही नाम था जो सपने में आया था। क्या अभी भी सपना देख रहा है? होश में नहीं आया। या अगले ही पल बहुत सारी जानकारी स्पेशल तरीके से उसके दिमाग में ट्रांसफर हो गई। बिना किसी तकलीफ के वो सब तुरंत समझ गया। लेकिन जानकारी का कंटेंट देखकर आरव दंग रह गया। यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम सच में मौजूद था। उसे सच में एक जबरदस्त सिस्टम मिल गया था। भैया क्या हुआ? सिया आरव की बाहों में आराम से थी, लेकिन अचानक कुछ गलत लगा। वो तुरंत अलग हुई, ऊपर देखकर चिंता से बोली। जोया को आरव की छोटी वर्कशॉप की अहमियत नहीं पता थी, न ही सालों की मेहनत। लेकिन सिया को सब पता था। इसलिए कल जब आरव नहीं मिला तो वो इतनी डरी थी कि कहीं आरव ये झटका न संभाल पाए। सिया, तुम मुझे कम समझती है। इतने सालों में कितनी तूफान देखे हैं, क्या लगता है ये छोटा सा झटका मुझे हरा देगा? चिंता मत कर, इन सालों में मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। बहुत जल्दी फिर से खड़ा हो जाऊंगा, पक्का। सिया की आंखों में चिंता देखकर आरव का दिल पिघला, लेकिन उसने हल्का सा मुस्कुराकर भरोसा दिलाया। आखिर आसमान ने भी उसकी सुन ली थी। इतनी बड़ी किस्मत उसके हाथ लगी थी। अब दौलत कमाने का टाइम था। सिस्टम की जानकारी से उसे सब पता चल गया था, इसका ओरिजिन क्या है और कैसे काम करता है। उसने बस सोचा और देखा, सिस्टम में ढेर सारे हाई टेक प्रोडक्ट्स थे जो पृथ्वी की टेक्नोलॉजी से मिलते जुलते लेकिन बहुत एडवांस थे। ऐसे पावरफुल सिस्टम के साथ अगर वो अमीर न बने तो न्याय ही कहाँ।
उस पल आरव के अंदर खुशी का तूफान आया, लेकिन सालों की मुसीबतों ने उसे कंट्रोल करना सिखाया था, इसलिए वो शांत रहा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है भैया। आरव की कॉन्फिडेंट बातें सुनकर सिया की आंखें चमक उठी, जैसे पुराना वाला आरव वापस आ गया हो। उसने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ भैया, आपको जरूर भूख लगी होगी ना। ये देखिए, अभी अभी दलिया बनाया है, खाए। फिर सिया को कुछ याद आया। वो मुर्री पास की टेबल से छोटा सा बाउल उठाया और खुशी खुशी आरव को थमा दिया। सिया के हाथ का दलिया तो काफी टाइम बाद खा रहा हूँ। आरव मुस्कुराया। सेक्टर 15 का एक पुराना अर्बन विलेज, यहीं पर आरव की छोटी सी वर्कशॉप थी। सिर्फ आरव की ही नहीं, सेक्टर 15 तो पूरे देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स होलसेल मार्केट था। यहाँ सैकड़ों छोटी बड़ी वर्कशॉप्स इसी मार्केट के सहारे चलती थीं। ज्यादातर इसी तरह के अर्बन विलेज में बनी हुई थीं। किराया सस्ता, सुविधा जबरदस्त, ऊपर रहो नीचे काम करो। उस वक्त सुबह का टाइम था, काम शुरू होने का वक्त। पूरा विलेज शांत था। कभी कभार कोई वर्कशॉप का दरवाजा खुला दिखता, अंदर कुछ वर्कर्स काम करते नजर आते। आरव और सिया कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए अपनी वर्कशॉप के पास पहुंच गए। 7 मंजिला बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर पर करीब 100 स्क्वायर मीटर का एरिया, यही आरव की फैक्ट्री थी। इस वक्त दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर वो पुरानी चहल पहल कहीं नहीं दिख रही थी। सारी मशीनें, इक्विपमेंट गायब, सिर्फ खाली जगह और इधर उधर बिखरा कचरा बचा था। अचानक अंदर से कुछ आवाजें आईं। अरे वाह दीपक, मेघा, मैंने कहा था ना बॉस फिर नहीं आएगा। तुम इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हो? वैसे भी इस बार की घटना के बाद आरव शायद बॉस रहेगा ही नहीं। ये जगह भी उसकी रहेगी या नहीं पता नहीं। इस महीने की सैलरी भी शायद ना मिले। तुम बेकार मेहनत कर रहे हो। एक युवक की आवाज में तंज भरा था। जोन, मुंह संभाल कर बोल। जब हम मुंबई नए नए आए थे और लोग हमें तंग करते थे, तब किसने हमारी मदद की? जब हम बेघर थे, किसने पनाह दी? बॉस ने। सैलरी हो, खाना हो, रहना हो, बॉस ने कभी हमें ठेस पहुंचाए? तेरी ये बातें। अब दूसरे युवक की आवाज गंभीर थी। अच्छा दीपक, मुझे उपदेश मत दे। तू बड़ा संत बना फिरता है। मुझे सिर्फ इतना पता है, हम पैसे के लिए काम करते हैं। 1 महीना काम किया, सैलरी का कोई अता पता नहीं। अपनी भड़ास किस पर निकालूं? पहले वाले युवक ने बेसब्री से कहा। दीपक, मेघा, जोन की बातें भले कड़वी हैं, लेकिन वो तुम्हारी चिंता कर रहा है। आरव पर भारी जुर्माना हुआ है। सस्ती इक्विपमेंट तक बेच दी कर्ज चुकाने के लिए। ये फैक्ट्री तो डेफिनेटली बंद हो जाएगी। उस कचरे को साफ करने का क्या फायदा? आरव हमारी इतनी सैलरी का बकाया है, डिटेंशन सेंटर से छूटते ही भाग जाएगा शायद। और तुम अभी भी सफाई कर रहे हो। समझते क्यों नहीं? कुछ दिन पहले जब जांच के लिए आए और इक्विपमेंट ले गए, तुमने रास्ता रोकने की कोशिश की। क्या लगा हमें रोक लेंगे? नतीजा, तेरे सिर पर चोट लगी। किसी को परवाह है? अब भी उम्मीद है कि आरव इसे वर्क इंजरी मानेगा। तीसरे युवक की आवाज अचानक आई। बॉस। दीपक और कुछ बोलने वाला था कि अचानक दरवाजे की तरफ देखा और हकलाया। बॉस, सिया दीदी, आप आ गए। चश्मा पहनी लड़की कचरा साफ कर रही थी। दीपक की बात सुनते ही सिर उठाया और दरवाजे पर खड़े दोनों को देखकर खुशी से चिल्लाए। दरवाजे पर खड़े थे आरव और सिया। दीपक, मेघा, तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है, आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने बाकी दोनों युवकों की तरफ देखा और ठंडे लहजे में बोला, जोन, अंकित, मुझे अपनी सैलरी लेकर भागने की चिंता करने की जरूरत नहीं। मेघा, अकाउंट बुक ले आओ। इन दोनों ने कितना कमाया है कैलकुलेट करो। अभी सैलरी क्लियर कर देता हूँ। बात करते हुए आरव ने चश्मा वाली लड़की की तरफ देखा। आरव ईमानदारी से बिजनेस करता था। अब तक सिर्फ एक बार हाई इमिटेशन किया था, वो भी दूसरों की डिजाइन पूरी तरह कॉपी नहीं करता था। जुर्माना भरते वक्त उसने अपने वर्कर्स की सैलरी अलग से बचाकर रखी थी। इसी वजह से नई महंगी इक्विपमेंट सस्ते में बेच दी थी। जी बॉस। चश्मा वाली लड़की ने जल्दी से सिर हिलाया और अकाउंट बुक लेने मुड़ गई। ये देखकर सिया भी तुरंत मदद करने चली गई। सिर्फ हमारी ही नहीं, बाकियों की सैलरी भी है। हम यहाँ उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। पीठ पीछे बुराई करते पकड़े जाने पर जोंग और अंकित थोड़ा शर्मिंदा हुए, लेकिन जल्दी ही उन्हें पिछले कुछ दिनों का अपना टास्क याद आया और बोले, उन्हें बुला लो, आज सबकी सैलरी क्लियर कर दूंगा। आरव ने सिर हिलाकर सीधा जवाब दिया। उसकी वर्कशॉप में कुल 21 वर्कर्स थे। बाकी कहाँ गए और क्यों? इतना भरोसा था कि जोंग अंकित को यहाँ खबर का इंतजार करने को छोड़ गए, ये आरव को परवाह नहीं थी। ओके। आरव की सीधी बात से जोंग और अंकित की सांस अटक गई, लेकिन कुछ कर नहीं सके।
मजबूरी में हाँ कह दिया। फिर जोंग ने फोन निकाला और कॉल करने लगा। दीपक, तेरे सिर की चोट कैसी है? ठीक है ना? आरव ने मुड़कर दीपक के सिर पर बंदी पट्टी देखी और चिंता जताई। दीपक सिर्फ 19 साल का था, स्वभाव शांत लेकिन जिद्दी। एक बार ठान ले तो पीछे नहीं हटता। इसलिए जब अथॉरिटी इक्विपमेंट जब्त करने आई तो आमतौर पर चुप रहने वाला दीपक आगे आकर रोकने की कोशिश करने लगा। अब आरव को खुद अपनी चिंता करते देख वो घबरा गया और जल्दी से हाथ हिलाकर बोला, बॉस, सिर पर छोटी सी चोट है, कुछ नहीं। फिर अचानक जैसे कुछ याद आया, जल्दी से बोला, हाँ बॉस, मेरी सैलरी की कोई जल्दी नहीं। मुझे पता है आप अभी मुश्किल में हैं। बॉस, मेरी सैलरी भी कोई जल्दी नहीं। दीपक की बात खत्म होते होते सिया और मेघा अकाउंट बुक लेकर आ गई। मेघा ने भी कहा, छह ढोंगी। दूसरी तरफ फोन करके जोंग ने ये सीन देखा तो नफरत से मुंह बनाया और बड़बड़ाया, जल्दी नहीं है, बड़े संत बने हैं, सीधे बोलो ना कि पैसे नहीं चाहिए। हम पैसे कमाने के लिए काम करने आए हैं, पैसे भी चाहिए और संत बनने का नाटक भी। ऐसे लोगों से उसे सबसे ज्यादा नफरत थी। जोंग, तू। ये सुनकर दीपक फिर गुस्सा हो गया। दीपक, उसकी बातों का बुरा मत मान। आरव ने दीपक के कंधे पर हाथ रखकर रोक दिया। कुछ लोगों से बहस करने से सिर्फ गुस्सा बढ़ता है, फायदा कुछ नहीं। जोंग ऐसा ही था। जोंग ने सिर्फ नफरत भरी नजर डाली। उसे दूसरों को ताने मारकर गुस्सा दिलाना और फिर उन्हें बोलने न देना बहुत मजा देता था। अब भले आरव दीपक को रोक रहा था, फिर भी उसे बहुत खुशी मिल रही थी। लेकिन जवाब न मिले तो उसे कुछ देर के लिए बोलने को भी कुछ नहीं सूझा। 2 मिनट बाद एक ग्रुप आ गया। आरव के ही वर्कर्स थे, लेकिन ग्रुप की अगुवाई कर रहा था एक मोटा मिडिल एज आदमी। अरे वाह बॉस, आरव डिटेंशन से छूट गए लगता है। मोटे आदमी ने मजाकिया लहजे में कहा। राहुल, तू यहाँ क्या कर रहा है? आरव ने मोटे आदमी को घूरते हुए ठंडे स्वर में पूछा। पिछले महीने ही इमिटेशन मार्केट में घुसा था और ये राहुल उसका कॉम्पिटिटर था। बहुत परेशान किया था। हाँ, मैं तो बस अपने एम्प्लॉय को पिछले बॉस से सैलरी लेने लाया हूँ। आजकल इतने बेईमान बॉस हैं, मेरे वर्कर्स का नुकसान नहीं होने दूंगा। राहुल ने पीछे खड़े लोगों की तरफ देखा और घमंड से मुस्कुराया। साफ था ये लोग अब उसके वर्कर बन चुके थे। बॉस, भाई आरव। पीछे खड़े कुछ लोग असहज होकर बड़बड़ाए। सब जोंग जैसे बेशर्म तो थे नहीं। और आरव ने वर्कर्स के साथ हमेशा अच्छा किया था। मेरी फैक्ट्री बंद करवाने के पीछे तू ही था ना? आरव ने राहुल से नजर नहीं हटाई। दूसरी जगहें छोड़ो, इस शेंटी टाउन में सिर्फ उसकी कंपनी ही इमिटेशन नहीं कर रही थी, कई और वर्कशॉप्स भी कर रही थी, लेकिन जांच में सिर्फ उसकी कंपनी ही पकड़ी गई। अथॉरिटी वालों ने कहा दूसरी जगहों के बारे में पता नहीं, सिर्फ इनकी रिपोर्ट मिली थी। 18 साल की उम्र से काम शुरू करके 5 साल में छोटा बिजनेस खड़ा करने वाला आरव मूर्ख नहीं था। उसे शक था। अब राहुल का व्यवहार देखकर शक पक्का हो गया। हाँ, तू मूर्ख तो नहीं है। पता चल ही गया कि ये रैंडम घटना नहीं थी। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, सब मेरे पीछे था। मैंने पहले भी चेतावनी दी थी, इमिटेशन मार्केट तेरे बस की नहीं। तूने नहीं मानी, अब देख नतीजा। किसे दोष देगा? तेरे साथ भी वैसा ही करवा दूं तो? आरव ने आंखें सिकोड़ कर पूछा। हाँ, क्या मुझे डर लगेगा? सेक्टर 15 में सैकड़ों लोग यही कर रहे हैं, लेकिन कुछ को परमिशन है, कुछ को नहीं। शहर गांव वालों के बस का नहीं। अपनी औकात में रह। राहुल जोर से हंसकर बोला और आरव को तिरछी नजर से देखा। इमिटेशन मार्केट में पॉलिटिकल पावर यूज करके कॉम्पिटिटर को खत्म करना टैबू था, क्योंकि मार्केट ही गैरकानूनी था। तू दूसरे पर करेगा तो दूसरा तेरे पर करेगा। राहुल ने आरव का बैकग्राउंड अच्छे से चेक किया था, तभी इतनी हिम्मत की। ये कहकर राहुल मुड़ा और जाने लगा, लेकिन अचानक जैसे कुछ याद आया, वापस मुड़ा, आरव को देखा और हंसकर बोला, ओह, वो सस्ती इक्विपमेंट के लिए भी थैंक यू। 10 लाख की मशीनें सिर्फ 5 लाख में मिल गईं। टाइम भी बचा और ट्रेंड वर्कर्स की पूरी टीम भी मिल गई। क्या डील है? हाँ। बेरहमी से छुरा घोंपा। हाँ, राहुल जानबूझकर शो ऑफ कर रहा था। दुश्मन को गिराकर खुद जाकर बताना और ताने मारना, तभी उसे मजा आता था। उस पल वो बहुत खुश था। ये कहकर राहुल फिर मुड़ा, इस बार सच में जाने को तैयार। रुक। तभी आरव ने अचानक कहा। अब क्या बॉस? आरव, घर जाने के पैसे नहीं हैं क्या? पुराने दिनों को देखते हुए थोड़े पैसे उधार दे दूं। राहुल वापस मुड़ा और तंज कसता हुआ बोला, लगता है तुझे मेरे बारे में काफी पता है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, थोड़ा बहुत। राहुल ने बात टाल दी। पावर दिखा चुका था, अब यहां रुकने का मन नहीं था।
तो राहुल बॉस, पता है मुझे यहाँ शुरू कैसे किया था? आरव की आंखों में चमक आए और ठंडे लहजे में बोला। क्या मतलब? राहुल ने भौहें चढ़ाईं। बचपन से मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करता हूं और गुस्सा भी बहुत है। राहुल बॉस, आगे से सावधान रहना। सुनी होगी कहावत, जिसके पास खोने को कुछ नहीं वो किसी से नहीं डरता। आरव ने राहुल का सवाल अनसुना कर दिया, सिर्फ ये बात कही। फिर मुड़ा और फैक्ट्री की तरफ चल दिया। मेघा, सिया, इन वर्कर्स की सैलरी कैलकुलेट करो, आराम से बोला। दूसरी तरफ राहुल का चेहरा काला पड़ गया। आरव का इशारा क्या था? पॉलिटिकल पावर नहीं है तो पर्सनल फोर्स से धमकी देगा। हम्फ। चेहरा कई बार बदला, आखिरकार नाक से हवा निकालकर मुड़ा और चला गया। बचपन से मार्शल आर्ट्स, ब्रूस ली समझता है खुद को। वो राहुल इतनी आसानी से डरने वाला नहीं था। लेकिन कहते हैं नाथ, सावधानी अच्छी चीज है। थोड़े दिन सतर्क रहेगा। अगर आरव ने हाथ उठाया तो जेल में डालकर कभी बाहर न निकलने देगा। 21 लोग, एक महीने की सैलरी मिलाकर 1 लाख से ऊपर। आरव ने हर एक को ट्रांसफर कर दी। दीपक और मेघा की सैलरी भी नहीं रोकी। पैसे पहले से तैयार थे। जो साथ छोड़कर गए उन्हें तो अच्छा व्यवहार दिया ही था, जो साथ निभा रहे थे उन वफादारों के साथ अन्याय करने का कोई मतलब नहीं था। बीच में अचानक आरव की भौहें सिकुड़ गईं। उसके अकाउंट में 20,000 का पेमेंट आया था सिया की तरफ से। आरव ने सिर उठाकर भीड़ के बाहर खड़ी सिया की तरफ देखा। सिया शरारत से जीभ निकालकर मुस्कुरा रही थी। ये लड़की, आरव का दिल भर आया। पिछले 2 सालों में सिया अक्सर मदद करने आती थी, लेकिन कभी पैसे नहीं मांगती थी। कहती थी, दोस्त की मदद कर रही हूं, ये तो बनता है। पैसे देने की जिद करोगे तो आना बंद कर दूंगी। पैसे कमाने हो तो इससे बेहतर जॉब्स आसानी से मिल जाती उसे। ये पैसे जरूर उसके पार्ट टाइम जॉब्स और ट्यूशन से जुड़े हुए थे। आरव को पता था कि सिया पार्ट टाइम काम करती है और ट्यूशन देती है। लेकिन सिया बहुत इंडिपेंडेंट थी, घर से लिविंग एक्सपेंस नहीं मांगती, कभी कभी घर पैसे भी भेज देती थी। ये 20,000 शायद उसकी आखिरी सेविंग्स थे। ऐसी बीवी मिले तो पति क्या मांगे। उस पल आरव के दिल में अचानक ये ख्याल आया, बेशक सिया कमाल की लड़की थी, इसे खो दिया तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा। कहीं न कहीं आरव ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया। बिना कुछ बोले आरव ने बाकी सैलरी ट्रांसफर करना जारी रखा। जल्दी ही सबकी सैलरी क्लियर हो गई। मेघा और दीपक को छोड़कर बाकी सब तेजी से चले गए। पलक झपकते ही पहले वाली चहल पहल वाली फैक्ट्री फिर से सुनसान हो गई। आरव, अभी राहुल से जो कहा था आपने? सिया चिंता से आरव की तरफ देखते हुए हिचकिचाते हुए बोली। आजकल कानून का जमाना है, उसे डर था कि आरव को कुछ हो न जाए। सिया की बात सुनकर मेघा और दीपक भी नर्वस हो गए। उनके लिए आरव बहुत अच्छा इंसान था, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मुंबई आने के बाद आरव ने इनका बहुत ख्याल रखा था। एक बार स्कैम करने वाले कुछ गुंडों ने इन्हें निशाना बनाया और मारपीट शुरू कर दी। संयोग से आरव वहां था। उसने आगे आकर उन ठगों को सबक सिखाया। 5 ठग थे, सब ट्रेन्ड फाइटर्स। वो लोग कुछ कर ही नहीं पाए। आरव ने अकेले सबको धूल चटा दी। चूंकि वो ठग स्कैम करने वाले थे, इसलिए पुलिस में रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं हुई। अगर आरव ने राहुल को मारा होता तो वो छोड़ता नहीं। अपनी गवर्नमेंट कनेक्शन से फैक्ट्री बंद करवा देता या आरव को जेल भिजवा देता। उसे झूठ बोला था, उसने मुझे इस मुसीबत में डाला, अब मुझे पता चल गया है तो मैं उसे ऐसे खुश कैसे रहने दूं। आरव ने तीनों की तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी। सच कहें तो यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम न मिला होता तो राहुल उसकी 5 साल की मेहनत कुचल देता और शायद आरव कुछ एक्सट्रीम कर बैठता। लेकिन अब सिस्टम मिल गया था, इसलिए राहुल से जल्दी बदला लेने की जल्दी नहीं थी। आगे ढेर सारे मौके मिलेंगे। तीनों हैरान रह गए, क्या सच में ऐसा कर सकते हैं बॉस? फिर मेघा और मैं। दीपक को अचानक कुछ याद आया और घबरा कर बोला। अब फैक्ट्री की सारी मशीनें जा चुकी थी, क्या आरव को अभी भी उनकी जरूरत है? मेघा उम्मीद भरी नजरों से आरव को देख रही थी। अगर तुम लोग चाहो तो मेरे साथ काम जारी रखो। अभी सैलरी वही रहेगी, लेकिन आगे सिर्फ बढ़ेगी, कभी कम नहीं होगी। क्या ख्याल है? आरव ने उम्मीद भरी नजरों वाले दीपक और मेघा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, बिल्कुल तैयार हैं हम। दीपक और मेघा दोनों खुशी से उछल पड़े और जोर जोर से सिर हिलाने लगे। उस वक्त न दीपक ने और न मेघा ने नोटिस किया कि आरव ने सैलरी सिर्फ बढ़ेगी, कभी कम नहीं होगी क्या कहा था। दीपक और मेघा को मार्केट सर्वे करने भेजकर आरव सिया की तरफ मुड़ा और बोला, सिया, अभी जो पैसे भेजे थे। आरव, मुझे पता है आप अभी पैसे की तंगी में हैं। मेरे अकाउंट में वो पैसे पड़े रहने से क्या फायदा, आप रख लो।
सिया ने फिर शरारत से जीभ निकाली और प्यार से बोली, नहीं चाहिए। आरव ने सिर हिलाया। पैसे की जरूरत तो थी, लेकिन सिया के पैसे लेना उसे सही नहीं लग रहा था। क्या सिया के इन थोड़े से पैसों को छोटा समझ रहे हैं? सिया ने सिर झुकाकर उदास लहजे में कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, ये 20,000 अभी इस्तेमाल कर लेता हूं। थैंक यू सिया। सिया की जिद के आगे आरव हार गया और कड़वी मुस्कान के साथ बोला, सच में बुरा नहीं मान रहे ना? सिया ने सिर उठाकर पलकें झपकाते हुए पूछा, सच कहूं तो अभी जो पैसे खर्च किए ना, वो मेरे पास आखिरी थे। तेरे पैसे सच में बहुत काम आए। फैसला ले लिया था तो आरव ने कुछ नहीं छुपाया और साफ साफ बोला, सच में? सिया की आंखें चमक उठी, लेकिन अगले ही पल याद आया आरव के पास अभी जितने पैसे थे सब खत्म हो गए। ये तो अच्छी बात नहीं थी। फिर भी वो इतनी खुश हो गई। सही नहीं लगा। तुरंत जीभ निकाल ली, लेकिन उसकी ये सारी हरकतें उसे बहुत क्यूट और शरारती बना रही थीं। ... इधर आरव और सिया बातें कर रहे थे, उधर सैलरी लेकर निकला जोन राहुल और उसके ग्रुप के पीछे पीछे पहुंच गया। अगले कुछ दिन तुम दोनों मेरे साथ रहोगे, राहुल अपने 2 तगड़े बॉडीगार्ड से धीरे से कह रहा था। बॉस, आप आरव से सावधान रहिए। थोड़ा हिचकिचाकर जोन पास आया और चिंता जताते हुए बोला। ओह। राहुल ने जोन की तरफ देखा और भौहें चढ़ा दी। जोन का बिना बुलाए आना उसे पसंद नहीं आया। उसे नहीं चाहिए था कि लोग जाने कि वो आरव की धमकी को सीरियसली ले रहा है। इससे उसका चेहरा गिरता था। आरव से सावधान, उसके छोटे से बॉडी को देखा है। मैं अकेला 3 आरव को धूल चटा दूं। अगर आरव बॉस को परेशान न करे तो ठीक, अगर हिम्मत की तो इतना मारूंगा कि उसकी मां भी न पहचाने। एक बॉडीगार्ड ने मसल्स फुलाते हुए हंसकर कहा। बॉस चिंता मत करो, मैं हूं ना, न आरव न कोई और आपको छू भी नहीं सकता। दूसरे बॉडीगार्ड ने लॉयल्टी दिखाई। हाँ, आरव न आए तो ठीक, आए तो उसे पैदा होने का पछतावा करवा देंगे। पहले वाले ने कहा। हम। राहुल ने हल्का सा सिर हिलाया। उसने बॉडीगार्ड्स को कुछ दिन सतर्क रहने को कहा था, लेकिन आरव की धमकी को वो ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा था। सालों में उसने ढेर सारे दुश्मन बनाए थे। हर धमकी को सीरियसली लेता तो अब तक डर से मर गया होता। अनुभव ने सिखाया था, ज्यादातर लोग सिर्फ मुंह से धमकी देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसे लग रहा था कि आरव बाकियों से अलग है। धमकी देते वक्त जो नजर थी ना, उससे अजीब सी बेचैनी हुई थी। इसी वजह से थोड़ा ज्यादा सावधान था। आरव सच में बहुत अच्छा फाइटर है। उस टाइम हमने खुद देखा था, अकेले 5-6 आदमियों को पीट दिया था। राहुल और उसके बॉडीगार्ड्स की बातें सुनकर जोंग और घबरा गया। आखिरकार हिम्मत नहीं हुई कि बोले, उस टाइम आरव ने हमारी ही मदद की थी जब हम मुंबई नए नए आए थे। एक आदमी ने 5-6 को हराया। राहुल और दोनों बॉडीगार्ड्स हैरान रह गए। अगर सच है तो आरव कोई आम फाइटर नहीं। तुमने? हम कहा। तुम्हारे अलावा और किसने आरव की स्किल्स देखी हैं? राहुल ने जोन की बात में हम पकड़ा और गंभीर होकर पूछा। जोन और उसके ग्रुप को अभी अभी रिक्रूट किया था, सब ऑर्डिनरी वर्कर्स थे। कहीं जोन झूठ तो नहीं बोल रहा? पहले देखा था कई वर्कर्स आरव के प्रति गिल्टी फील कर रहे थे। कहीं जोन और आरव मिलकर उसे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? जोन को कुछ दिनों में चालाक समझ चुका था। ऐसा करना उसके बस की बात थी। तुषार? हाँ, तुषार को भी पता है। तुषार इधर आ, बॉस को बता आरव की मार्शल आर्ट्स कितनी जबरदस्त है। राहुल की शक की नजर देखकर जोन और घबरा गया। वो तो बॉस को खुश करने आया था। अगर बॉस को शक हो गया तो उल्टा नुकसान हो जाएगा। उसने पीछे अपने साथियों की तरफ देखा। एक को देखते ही आंखें चमकी और जल्दी से बुलाया। हाँ। जोन की आवाज सुनकर भीड़ में एक 20 का लड़का चौंका। बॉस राहुल। तुषार पास आया और धीरे से बोला। साफ था, बहुत सीधा सादा और ईमानदार लड़का था। आरव की मार्शल आर्ट सच में अच्छी है? राहुल ने आंखें सिकोड़कर पूछा। कुछ ही दिनों में आरव के कई वर्कर्स रिक्रूट किए थे, सबका एनालिसिस किया था। तुषार जैसे सीधे लड़के पर जोन से ज्यादा भरोसा था। आरव भाई की मार्शल आर्ट्स। तुषार चुप हो गया। अभी जोन की बात सुनी थी। वो, जोन और दीपक तीनों एक ही होमटाउन से थे। उस टाइम आरव ने जिनकी मदद की थी वो ये तीनों थे। इसलिए तुषार ने भी आरव की स्किल्स देखी थी। लेकिन राहुल का सवाल साफ तौर पर आरव के खिलाफ था। आरव की फैक्ट्री बिना बताए छोड़कर आया था, ये बात भी उसे बहुत खराब लग रही थी। अब राहुल को आरव के बारे में और बताना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। तुषार, बॉस पूछ रहे हैं, जवाब क्यों नहीं दे रहा? काम नहीं करना क्या? तुषार को चुप देखकर जोन का चेहरा काला पड़ गया और धमकी भरे लहजे में जल्दी से बोला।
जॉन की बात सुनकर तुषार का चेहरा बदल गया। दांत पीसकर गुस्से में बोला, बॉस आरव की मार्शल आर्ट सच में जबरदस्त है। जब हम मुंबई पहली बार आए थे, तुषार सीधा था लेकिन गुस्सा उसे भी आता था। जॉन का रवैया बुरा लगा। जॉन ने ही बोलने को कहा था तो पूरी कहानी सुना देगा, देखते हैं जॉन की हिम्मत होती है या नहीं। तो तुम कह रहे हो उस टाइम आरव ने तुम सबको बचाया था? तुषार की पूरी बात सुनकर राहुल का चेहरा कई बार बदला। आखिरकार गहरी सांस लेकर बोला, तुषार ने बहुत डिटेल में बताया था, झूठ नहीं लग रहा था। लगता है आरव सच में बहुत स्किल्ड फाइटर है। राहुल को थोड़ा पछतावा हुआ। अगर पहले पता होता कि आरव इतना अच्छा फाइटर है तो उसे फंसाने के बाद जाकर शो ऑफ और ताने मारने नहीं जाता। दूसरी तरफ राहुल के दोनों बॉडीगार्ड्स के चेहरे लटक गए। अगर तुषार सही कह रहा है तो आरव कोई मास्टर लेवल का फाइटर है। ऐसे मास्टर का निशाना बॉस पर हो तो उन पर बहुत प्रेशर पड़ेगा। यूनिवर्स अनंत और बेनतहा है। इसमें अनगिनत सिविलाइजेशंस बसी हुई हैं। यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम पूरे यूनिवर्स को कवर करने वाला पहला सुपर ट्रेडिंग सिस्टम। 8 महान सुपर सिविलाइजेशंस और 72 सुपर वॉरियर्स ने मिलकर स्पेस टर्बुलेंस की मदद से इसे बनाया था। मकसद था यूनिवर्स की अनगिनत सिविलाइजेशंस के रिसोर्सेज एक दूसरे तक पहुंचे ताकि सबका डेवलपमेंट तेज हो। लेकिन खतरनाक कंपटीशन रोकने के लिए सिस्टम टर्मिनल्स की संख्या लिमिटेड रखी गई। हाई लेवल सिविलाइजेशंस को छोड़कर पृथ्वी जैसे लो लेवल एरिया में हर 10 से 1 लाख लाइट ईयर्स के रेडियस में सिर्फ एक टर्मिनल अलॉट किया जाता है। उस रात आरव ने जो उल्का देखी थी वो स्पेस से आता यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम का टर्मिनल ही था। इतने बड़े एरिया में सिर्फ एक टर्मिनल, आरव की किस्मत कितनी जबरदस्त थी जो उसे मिल गया। सिस्टम की मुख्य करेंसी थी स्पिरिट क्रिस्टल्स। सिस्टम की एक्सप्लेनेशन के मुताबिक स्पिरिचुअल एनर्जी वो सबसे डायरेक्ट एनर्जी है जो हर जिंदा चीज को पावर देती है। ज्यादातर लाइफ फॉर्म्स दुनिया से अलग अलग एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं और उसे स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट करके खुद को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स को इसमें ज्यादा फायदा होता है। जितना इंटेलिजेंट उतनी तेज एब्जॉर्प्शन और कन्वर्शन। इंसानों के लिए खाना पीना ही वो तरीका है। खाते पीते हो तो बॉडी में एनर्जी तेजी से बढ़ती है। बाकी जानवर भी यही करते हैं, फर्क सिर्फ इतना कि वो इंसानों जितने इंटेलिजेंट नहीं, इसलिए उनकी स्पीड कम है। पेड़ पौधे भी लाइफ हैं लेकिन उनकी कंसिस्टेंस बहुत कम या जीरो होती है, इसलिए वो बहुत स्लो एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन ज्यादातर लाइफ फॉर्म्स को एक्टिवली स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने का तरीका नहीं पता। जो थोड़ी बहुत कन्वर्ट होती है वो ज्यादातर नेचुरली डिसिपेट हो जाती है। सिर्फ नामात्र की इंटीग्रेट होती है, वो भी ढेर सारी इम्प्योरिटीज के साथ। स्पिरिचुअल एनर्जी से ग्रोथ होती है, इम्प्योरिटीज से एजन। दुनिया से एनर्जी अब्सॉर्ब करो, स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट करो, फिर ज्यादातर रिलीज कर दो। यूनिवर्स की अनगिनत लाइफ फॉर्म्स का ये नेचुरल साइकिल है। शुरू में ज्यादातर लाइफ फॉर्म्स को स्पिरिचुअल एनर्जी इंडिपेंडेंटली अब्सॉर्ब और रिफाइन करने का तरीका नहीं पता था, इसलिए लाइफ स्पैन बहुत कम होती थी। बाद में तरीके डिस्कवर हुए, इंप्रूव होते गए। इंटेलिजेंट लाइफ की उम्र बढ़ी और कई सिविलाइजेशंस का डेवलपमेंट सच में एक्सप्लोड करने लगा। स्पिरिट क्रिस्टल्स अलग अलग तरीकों से बनी प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी के क्रिस्टल्स। हर लाइफ फॉर्म आसानी से अब्सॉर्ब कर सकती है और सबसे डायरेक्ट तरीके से स्ट्रॉन्ग बन सकती है। इसलिए ये नेचुरली अनगिनत सिविलाइजेशंस की सबसे सॉलिड करेंसी बन गई। एक इंसान की पावर इतनी हो सकती है। 8 महान सुपर सिविलाइजेशंस, 72 सुपर वॉरियर्स। आरव अपने दिमाग में चलते सीन देखता रहा, दिल में भावनाओं का तूफान उठा। हल्की सी मूवमेंट से आसमान जमीन तबाह कर दें, पूरे स्टार सिस्टम का एनवायरनमेंट बदल दें। 8 सुपर सिविलाइजेशंस के 72 सुपर वॉरियर्स की पावर कितनी शानदार थी। क्या ये इशारा नहीं कि अगर स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब और रिफाइन करने का तरीका मिल जाए तो वो भी ऐसी पावर हासिल कर सकता है? नहीं, इतनी पावर की जरूरत नहीं, उनकी पावर का 1000वां हिस्सा भी मिल जाए तो काफी। और लंबी उम्र। पुराने जमाने से कितने राजा महाराजा अमरता के पीछे पागल हो गए थे, लेकिन आरव को सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट स्पिरिट क्रिस्टल्स रिफाइन करने के तरीके से हुई। आखिर स्पिरिट क्रिस्टल्स ही यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम की मुख्य करेंसी थी। बिना करेंसी के दूसरी सिविलाइजेशन से सामान खरीदना आसान नहीं। हर लाइफ फॉर्म दुनिया से एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, नेचुरली स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और ज्यादातर नेचुरली रिलीज भी कर देती है। ये नेचुरल लॉ है। इसलिए कई सिविलाइजेशंस ने डिवाइस डेवलप की जो हवा से स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करके प्योर स्पिरिट क्रिस्टल्स बना सके। यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम टर्मिनल में भी यही फीचर था। आसपास की हवा से स्पिरिचुअल एनर्जी ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब करके प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी बनाता और सिस्टम की करेंसी रिचार्ज करता।
हर लाइफ फॉर्म नेचुरली स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करती है। जितना इंटेलिजेंट उतनी ज्यादा। आरव के दिल में खुशी का झरना फूट पड़ा। पृथ्वी पर करीब 8 अरब इंसान, सब इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स। स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी कैसे हो सकती है? सिस्टम में अनलिमिटेड करेंसी आती रहेगी, अच्छे सामान खरीदने की चिंता क्या। पल भर में आरव के अंदर महत्वाकांक्षा का आग लग गई। गैलेक्टिक सिविलाइजेशन कम्युनिकेशन इक्विपमेंट प्रोडक्शन लाइन सिर्फ एक स्पिरिट क्रिस्टल में हजारों लो लेवल सिविलाइजेशंस की टेक्नोलॉजी लो लेवल प्लैनेट्स के लिए सैकड़ों कम्युनिकेशन डिवाइस और एक्सेसरीज बना सकती है। बिगिनर्स के लिए बेस्ट। प्राउड एम्परर सिविलाइजेशन के मार्शल आर्ट स्किल्स, अलग अलग लेवल, अलग प्राइस। हाई और लो सिविलाइजेशंस के कस्टमर्स के लिए परफेक्ट। एज और सिविलाइजेशन का लो लेवल कॉस्मो स्पेसशिप, टॉप स्पीड लाइट की स्पीड का 10वां हिस्सा। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल के लिए बेस्ट। बेसिक मॉडल सिर्फ 1000 स्पिरिट क्रिस्टल्स में। अल्फा गैलेक्सी का सबसे पावरफुल मेक आर्मर 10 मिलियन स्पिरिट क्रिस्टल्स में। एक बार ले लो, समझ आएगा इनविंसिबल होने का मतलब क्या होता है। आरव ने दिमाग से ढेर सारी ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन स्क्रॉल की, आंखें जैसे चकाचौंध हो गईं। सिस्टम में कितनी कमाल की चीजें थीं। कोई एक चीज भी मिल जाए तो पूरी पृथ्वी पर हंगामा मच जाए, पूरा प्लेनेट डोमिनेट किया जा सकता था। अफसोस स्पिरिट क्रिस्टल्स की कमी है। आरव ने कड़वी हंसी दी। अब उसे पता चला यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम आखिर प्रोफेशनल स्पिरिचुअल एनर्जी रिफाइनिंग डिवाइस तो नहीं, सिर्फ 30 मीटर रेडियस की स्पिरिचुअल एनर्जी रिफाइन कर सकता है। स्पिरिट क्रिस्टल्स आसानी से नहीं मिलते। स्पिरिट क्रिस्टल से नीचे स्पिरिट एनर्जी पॉइंट्स की यूनिट भी है। 100 स्पिरिट एनर्जी पॉइंट्स इक्वल्स 1 स्पिरिट क्रिस्टल। एक दिन में सिर्फ 0.02 स्पिरिट एनर्जी पॉइंट्स मिले थे। इस रफ्तार से एक स्पिरिट क्रिस्टल के लिए 3 साल लगेंगे, तब जाकर गैलेक्टिक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट प्रोडक्शन लाइन खरीद पाएगा। ये प्रोडक्शन लाइन ही आरव का पहला टारगेट था। इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में होने की वजह से इंट्रोडक्शन पढ़ते ही समझ गया ये पृथ्वी जैसे मोबाइल फोन और एक्सेसरीज बना सकती है। लेकिन आज ज्यादातर टाइम कम लोगों वाली जगहों पर रहा। सिर्फ हॉस्पिटल में थोड़ी भीड़ थी, अब भीड़ वाली जगहों पर जाना होगा। सिस्टम की स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। आरव ने खुद से बड़बड़ाया। सेक्टर 15 के इलेक्ट्रॉनिक्स होलसेल मार्केट की चहल पहल याद करके आरव की आंखों में चमक आ गई। वैसे भी शुरू में प्रोडक्शन लाइन खरीदने की जरूरत नहीं, पहले उसके बने प्रोडक्ट्स खरीद सकता है, कीमत बहुत कम पड़ेगी। ऊंची इमारत की नींव से शुरुआत होती है। मार्शल आर्ट स्किल्स, कॉस्मो स्पेसशिप, मेक आर्मर, ये सब आरव के सपनों की चीजें थीं, लेकिन बिना सॉलिड बेस के मिल भी जाए तो काम की नहीं। एक एक कदम चलते हैं। सेक्टर 15 की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स होलसेल बिल्डिंग थी ड्रैगन बिल्डिंग। पूरे देश से इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारी यहां आते थे। यहाँ छोटी छोटी चीजें जैसे डेटा केबल, ईयरफोन्स, पावर बैंक से लेकर बड़े बड़े सर्वर रैक्स तक सब कुछ मिलता था। अनगिनत सामान की लाइनें लगी रहती। आरव जैसे ही बिल्डिंग में घुसा, चारों तरफ लोगों की भीड़ दिखी। यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम में करेंसी के नंबर्स तेजी से ऊपर जाते देखकर आरव का दिल खुशी से झूम उठा। तीसरी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 10 मिनट लगे थे और सिस्टम में 0.03 स्पिरिट एनर्जी पॉइंट्स बढ़ चुके थे, यानी कल पूरे दिन जितने मिले थे उतने। इस रफ्तार से 10 दिन से भी कम में एक स्पिरिट क्रिस्टल जमा हो जाएगा। लेकिन ड्रैगन बिल्डिंग 24 घंटे खुली नहीं रहती और मैं यहाँ 24 घंटे नहीं रह सकता। हर आधे महीने में एक स्पिरिट क्रिस्टल मिल जाए तो बहुत अच्छा। आरव ने मन ही मन कैलकुलेशन किया। एक स्पिरिट क्रिस्टल से ढेर सारी चीजें खरीदी जा सकती थी। भीड़ में चलते हुए छोटी छोटी दुकानों को देखकर आरव की आंखों में जलन सी हुई। ड्रैगन बिल्डिंग में दुकानों का किराया सोने जितना कीमती था। 10 स्क्वायर मीटर की छोटी दुकान का सालाना किराया भी लाखों में होता। अच्छी लोकेशन पर 5-6 स्क्वायर मीटर की जगह भी उतना ही किराया मांगती। पहले आरव महीने में खर्च काटकर 50,000 बचा पाता था, साल भर में 5 लाख के आसपास। इसलिए यहाँ दुकान लेने में हमेशा हिचकिचाता था। यहाँ दुकान लेकर अपनी फैक्ट्री चलाना, फैक्ट्री में मशीनें बेहतर होते देखना, वर्कर्स की संख्या बढ़ते देखना और दुकान का बिजनेस दिन ब दिन चमकता देखना, यही आरव का सपना था। पैसे जोड़े थे फैक्ट्री की मशीनें अपग्रेड करने और यहाँ दुकान लेने, दोनों में से उसने पहले मशीनें अपग्रेड करना चुना, क्योंकि सालों में कुछ कस्टमर्स जोड़ लिए थे। बनाया सामान बिकने की चिंता नहीं थी, लेकिन दुकान लेते तो सामान की कॉस्ट बढ़ जाती, कीमत ज्यादा रखनी पड़ती, वो नहीं चाहता था। सोचा था और पैसे जोड़कर फैक्ट्री थोड़ी और बढ़ा लूं, फिर यहाँ दुकान ले लूंगा।
लेकिन किसे पता था कि इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी और सालों की मेहनत एक पल में खत्म हो जाएगी। ये सोचकर आरव के दिल में दर्द हुआ। वो फैक्ट्री, वो सारी मशीनें, कितनी मेहनत से जुड़ी थीं, एक झटके में सब छिन गया। दिल कैसे न टूटे। जितना सोचता राहुल के प्रति गुस्सा उतना ही बढ़ता। कल थोड़ी रिसर्च की थी, उसका प्रोडक्ट पूरा नकली नहीं था। पकड़े जाने पर भी छोटा जुर्माना होता, इतना बड़ा नहीं। साफ था कि राहुल ने बहुत हाथ मारा था, लेकिन राहुल को क्या पता था कि इतनी बड़ी मुसीबत में भी आरव को यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम जैसी जबरदस्त किस्मत मिल जाएगी। राहुल, रास्ता अभी लंबा है, लेकिन ये हिसाब जरूर चुकता होगा, आरव ने मन ही मन सोचा। एक दुकान के सामने आरव रुक गया। आशीष भाई, दुकान में सिर झुकाकर काम करते 30 साल के युवक को देखकर आरव ने खुशी से पुकारा। आरव, तू आया। 30 साल के युवक ने सिर उठाया, आरव को देखा और तुरंत मुस्कुराते हुए स्वागत किया। अंदर आ जल्दी। आशीष उठ खड़ा हुआ और जो काम कर रहा था वो पास वाले को सौंप दिया। दुकान छोटी थी, बैठने की जगह नहीं। आरव ने सिर हिलाकर हाँ कहा और अंदर घुस गया। सुना था कुछ दिन पहले तेरी मुसीबत हुई थी, अब हालत कैसी है? कोई मदद चाहिए? आरव जैसे ही अंदर आया, आशीष ने चिंता से पूछा। आशीष का असली नाम आशीष था, बहुत अच्छा इंसान। आरव की मुलाकात उससे तब हुई थी जब वो सेक्टर 15 के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में नया नया था और छोटी फैक्ट्री भी नहीं खोली थी। आशीष ने बहुत मदद की थी। बाद में फैक्ट्री खुली तो आशीष उसका पुराना कस्टमर बन गया। सालों की कमाई सारी गई, फैक्ट्री की सारी मशीनें भी। आरव ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। क्या इतनी गंभीर बात? आशीष चौंक गया। वो हमेशा होलसेल मार्केट में व्यस्त रहता था, बाहर की खबरें कम रखता था। आरव की हालत की गहराई नहीं पता थी। तेरे हाई फिडेलिटी प्रोडक्ट्स मैंने देखे हैं, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था, आशीष ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। राहुल ने परेशान किया, उसने ही कानून वालों को बुलवाया। आज वो मुझसे मिलने भी आया था। आरव ने सिर हिलाया। तो राहुल था, सुना तो था कि वो बहुत बेरहम है, लेकिन इतना नीचे गिर जाएगा ये नहीं सोचा था। हम सब इलेक्ट्रॉनिक्स होलसेल मार्केट में हैं, तेरे साथ इतना एक्सट्रीम करेगा? आशीष की भौहें और सिकुड़ गईं। इलेक्ट्रॉनिक्स होलसेल मार्केट न बड़ा था न छोटा। राहुल भी इसी तरह का सामान बेचता था, इसलिए आशीष उसे जानता था। एक कहावत है, किसी की रोजी रोटी छीनना उसके माँ बाप मारने जैसा। सालों की मेहनत की कमाई और फैक्ट्री की सारी मशीनें छीन लेना, राहुल सच में बहुत बेरहम था। इसके बारे में बात नहीं करते। आरव ने सिर हिलाया, फिर बोला, लेकिन आशीष भाई, तेरे ऑर्डर किए ईयरफोन्स की बैच शायद टाइम पर डिलीवर न कर पाऊं। अगर तुझे बुरा न लगे तो मैं दूसरी फैक्ट्री से वही कीमत पर बनवा कर दे दूं, क्वालिटी मेरी से कम नहीं होगी। कोई बात नहीं, बस तू नुकसान में न रह जाए। आशीष ने जल्दी से हाथ हिलाया। आरव को इतने सालों से जानता था, दोनों में अच्छा बॉन्ड था। लेकिन उसे पता था कि आरव के प्रोडक्ट्स की कॉस्ट परफॉर्मेंस बहुत हाई होती थी, वैसी फैक्ट्री ढूंढना आसान नहीं। नुकसान नहीं होगा, मैंने जो कीमत रखी थी उसमें छोटा प्रॉफिट था, जीरो नहीं। मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग में इतने टाइम से हूं, कुछ कीमतें ऐसी ले आता हूं जो तुम लोग शायद न ले पाओ। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ये अच्छा है। आशीष ने सिर हिलाया। आशीष भाई, आज तुझसे मिलने दूसरी बात के लिए भी आया था। आरव ने फिर शुरू किया। बोलना, क्या बात है? आशीष ने तुरंत कहा। मेरे पास एक तरह का पावर बैंक है, पूछना था कि तुझे बेचने में इंटरेस्ट है क्या? आरव ने कहा। नॉर्मल चीजों के उलट पावर बैंक में कैपेसिटी और चार्जिंग स्पीड फैक्ट होती है, झूठ नहीं बोल सकते। पावर बैंक? हाँ। आशीष सोच में पड़ गया। वो मुख्य रूप से मोबाइल एक्सेसरीज बेचता था, ईयरफोन्स भी, पावर बैंक भी। हाल के सालों में स्मार्टफोन्स की वजह से पावर बैंक मार्केट बहुत बड़ा था, क्योंकि फोन्स की बैटरी जल्दी खत्म होती है। लेकिन पावर बैंक की टेक्नोलॉजी कम होती है, कई छोटी वर्कशॉप्स बना लेती हैं। ऊपर से पिछले कुछ सालों में स्मार्टफोन्स की बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग स्पीड बढ़ गई है, इसलिए पावर बैंक मार्केट धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसे गिरते मार्केट में ज्यादातर शेयर फिक्स हो चुके हैं। उसके पास पहले से रेगुलर सप्लायर थे, सालों से काम कर रहा था। अगर आरव का पावर बैंक औसत हुआ तो चुनना मुश्किल था। ठीक है, कुछ पीस ला कर दे, मैं ट्राई करके बेचता हूं। आशीष के दिमाग में ये सब ख्याल आए, लेकिन जल्दी ही सिर हिलाकर हाँ कह दी। आरव को सालों से जानता था और अभी आरव की मुश्किल की घड़ी में वो मदद करना चाहता था। टेंशन मत लो आशीष भाई, मेरा पावर बैंक तुझे बिल्कुल निराश नहीं करेगा। आशीष ने बिना कुछ पूछे हाँ कह दी थी। ये देखकर आरव मुस्कुराया और बोला, अरे
दाऊदी ये पावर बैंक है कैसा? आशीष हैरानी से बोला। आरव को कई सालों से जानता था। आरव झूठ नहीं बोलता। अगर आरव कहे कि प्रोडक्ट 9 में से 10 है तो 8 तो होगा ही नहीं। क्या ये पावर बैंक सच में कोई आम वाला नहीं है? पावर बैंक की कैपेसिटी है। सबसे बड़ी बात, मार्केट के ज्यादातर फोन्स 10 मिनट में फुल चार्ज हो जाते हैं। आरव ने कहा। एलियन टेक्नोलॉजी से बना पावर बैंक तो इससे कहीं ज्यादा परफॉर्मेंस दे सकता था। मोबाइल फोन जितना साइज, तो क्या 10 मिनट में फुल चार्ज तो दूर की बात, 1 मिलियन में या 10 मिलियन में तक कैपेसिटी हो सकती थी। फोन को इंस्टेंट फुल चार्ज कर सकता था। आखिर हजारों सिविलाइजेशंस की टेक्नोलॉजी का कमाल था। पृथ्वी की टेक्नोलॉजी को विकसित हुए कितना टाइम हुआ? सिर्फ 100 साल के आसपास। वो टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशंस कोई एक भी 10,000 या लाखों साल से डेवलप कर रही थी। ऊपर से कई सिविलाइजेशंस की टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड। लेकिन अगर सच में 1 मिलियन या 10 मिलियन में वाला इंस्टेंट चार्जिंग पावर बैंक लाता तो बहुत ज्यादा हंगामा मच जाता। सच में ये वाला भी, और 10 मिनट फुल चार्ज कमाल की चीज थी। मौजूदा पावर बैंक मार्केट में तहलका मचा सकती थी। प्रोडक्ट अच्छा हो, लेकिन पृथ्वी के प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा आगे न निकल जाए, कम से कम अभी के लिए। यही आरव की सोच थी। वरना बहुत बड़ा हंगामा हो जाता, जिसे वो अभी हैंडल नहीं कर पाता। आरव अच्छे से जानता था, कमजोर दिखा तो लोग परेशान करते हैं। लेकिन पहला प्रोडक्ट था, ब्रांड बनाना था, इसलिए बहुत आम भी नहीं रख सकता था। काफी सोचने के बाद कैपेसिटी और 10 मिनट फुल चार्ज का स्टैंडर्ड फाइनल किया। फोन की बैटरी 10 मिनट में फुल चार्ज। तूने गलती से तो नहीं बोल दिया? आशीष की आंखें फटी की फटी रह गईं। नहीं, बिल्कुल सही बोला। आरव ने सिर हिलाकर कंफर्म किया। तेरा पावर बैंक कितना बड़ा है? आशीष को कुछ शक हुआ, फिर पूछा। बड़ी कैपेसिटी वाली बैटरी का साइज और वजन ज्यादा होता है, ये सब जानते हैं। पावर बैंक तो कैरी करने की सुविधा के लिए होता है। अगर आरव का बहुत बड़ा और भारी हुआ तो पावर बैंक का मतलब ही खत्म। नॉर्मल फोन जितना ही साइज। आरव मुस्कुराकर बोला। आरव, किसी ने तुझे बेवकूफ तो नहीं बना दिया? ऐसा कमाल का पावर बैंक कैसे हो सकता है? ऊपर से मार्केट के फोन्स का इनपुट कट और वोल्टेज फिक्स्ड होता है। ज्यादातर फोन्स 10 मिनट में फुल चार्ज होना नामुमकिन है ना? आशीष सोचकर बोला। आरव नया नहीं था, ऐसी गलती नहीं कर सकता। आशीष को आरव पर यकीन नहीं था, लेकिन स्पेक्स इतने एक्स्ट्रा थे कि यकीन करना मुश्किल था। वाला 1 घंटे में फुल चार्ज कर दे, ये मान लेता। लेकिन वाला 10 मिनट में, ये तो रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट था। ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में आता तो हलचल न मचती, नामुमकिन। अगर आरव इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का बड़ा आदमी होता, अपनी लैब होती, तो शायद मान लेता। लेकिन आरव तो आम बिजनेसमैन था। ऐसा रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट आता और डिस्ट्रीब्यूटर आरव चुन लिया जाता। कितनी किस्मत चाहिए इसके लिए। दोपहर में सैंपल लेकर आता हूं, ट्राई करके देख लेना आशीष भाई, सब पता चल जाएगा। आरव ने सिर हिलाकर कहा। ठीक है, दोपहर में आना, मैं देखता हूं, आशीष ने शांत लहजे में कहा। उस पल उसे थोड़ी निराशा हुई। आरव ने जो डेटा बताया वो कमाल का था। कई बातें कॉमन सेंस के खिलाफ। मार्केट में कोई हलचल नहीं, और आरव नया नहीं, तो बहुत पॉसिबिलिटी थी कि आरव झूठ बोल रहा हो। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो सबके आते हैं। मुसीबत में लोग अपना असली रंग दिखाने लगते हैं। ऊपर से इंसान को चेहरे से नहीं जाना जाता। आशीष ने आरव के साथ कई बार डील की थी, सोचा था अच्छे से समझता है। लेकिन असली नियत का क्या पता, कहीं आरव का इरादा बुरा तो नहीं। क्या हो सकता है सफलता के दिनों में आरव ने अपना ये साइड छुपाया हो, और अब मुसीबत में असली चेहरा बाहर आ गया हो। इलेक्ट्रॉनिक्स होलसेल मार्केट में सालों से बिजनेस कर रहा था। हर तरह के लोग देखे थे। कई बार ठगा गया था। कई लोग ईमानदार लगते थे, लंबे टाइम तक ईमानदारी से व्यवहार करते थे, लेकिन अचानक बेईमान हो जाते। अगर ऐसा ना होता तो इतनी बार ठगा कैसे जाता? अब उसके नजर में आरव भी वैसा ही लग रहा था, जिसे अच्छा दोस्त समझा था। अब निराशा कैसे न हो। तो आशीष भाई, मैं जाता हूँ, दोपहर में आता हूँ। आशीष का रिएक्शन देखकर आरव ने मन ही मन कड़वी मुस्कान दी और सिर हिलाया। 5 साल बिजनेस किया था, आशीष का बदलाव कैसे नोटिस न करता। सफाई नहीं दी। प्रोडक्ट के बिना कितनी भी सफाई देता तो यकीन नहीं होता, उल्टा बुरा इंप्रेशन पड़ता। बेहतर था दोपहर में प्रोडक्ट लाकर सब क्लियर कर दे। 1 घंटे बाद आरव ड्रैगन बिल्डिंग के पास एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में बैठा था। आंखें बंद करके दिमाग से यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम पर एलियन सेलर से कम्युनिकेट करने लगा। इस बार वो वही सेलर था जो स्टारलिंक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट प्रोडक्शन लाइन बेच रहा था।
आपकी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट प्रोडक्शन लाइन की इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि हमारी लोकल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बना पाएगी या नहीं। पहले कुछ हमारे प्रोडक्ट्स भेजता हूं, क्या आप कुछ सैंपल बना सकते हैं? स्पिरिट एनर्जी पॉइंट्स जितने लगें मैं पे कर दूंगा। आरव ने सोचकर मैसेज भेजा। सच में इंस्ट्रक्शंस में देखा था कि सेलर पहले सैंपल बनाने का ऑफर देता है। इसी वजह से आशीष से पावर बैंक बेचने की बात पहले की थी। नो प्रॉब्लम, आप कौन से प्रोडक्ट्स बनवाना चाहते हैं? जल्दी ही दूसरी तरफ से रिप्लाई आया, इस टाइप का प्रोडक्ट। आरव ने जेब में हाथ डाला, अभी अभी खरीदा पावर बैंक निकाला और धीरे से टेलीपोर्ट बोला। साथ ही सैंपल प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड दूसरी तरफ भेज दिया। अगले ही पल जेब में रखा पावर बैंक गायब हो गया। ये 8 सुपर सिविलाइजेशंस और 72 सुपर वॉरियर्स की मेहनत का नतीजा था। यूनिवर्स की टर्बुलेंट स्पेशल फोर्सेस यूज करके यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम टर्मिनल से कहीं का भी सामान कहीं भी इंस्टेंट ट्रांसपोर्ट कर देते थे। कमाल की मैजिक थी। ये स्पेशल ट्रांसमिशन फ्री था, यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती। 1 मिनट बाद दूसरी तरफ से मैसेज आया, रिसीव हो गया। नो प्रॉब्लम, ये प्रोडक्ट बना सकता हूं। कितने चाहिए? जल्दी ही नया मैसेज आया। कीमत क्या है? आरव ने पूछा। 1000 पीस, सिर्फ एक स्पिरिट एनर्जी पॉइंट। कैसा रहेगा? तुरंत दूसरा मैसेज आया। साफ था, बिजनेस में बहुत एक्सपीरियंस था। ये कोट सुनकर आरव दंग रह गया। 1000 पावर बैंक सिर्फ एक स्पिरिट एनर्जी पॉइंट में। पता है ना, ड्रैगन बिल्डिंग में सिर्फ 1 घंटे में 0.6 स्पिरिट एनर्जी पॉइंट्स कलेक्ट हो गए थे। मतलब ड्रैगन बिल्डिंग जैसी जगह पर थोड़ा सा ज्यादा 1 घंटा घूमकर 1000 पावर बैंक के लिए जरूरी स्पिरिट एनर्जी पॉइंट्स कमा लेगा। मार्केट में क्विक चार्ज पावर बैंक 100 रुपये के आसपास बिकता है। ये कस्टम वाला है, ऊपर से सुपर फास्ट चार्ज। अच्छी होलसेल डिस्काउंट में भी 100 रुपये से ऊपर तो बिकेगा ही एक पीस। 1000 पीस 1 लाख से ऊपर। ड्रैगन बिल्डिंग में थोड़ा सा ज्यादा 1 घंटा घूमकर 1 लाख से ज्यादा कमा लेगा। बैंक लूटने जितनी तेज कमाई भी नहीं। ये कीमत जो बता रहे हो, इसमें मुझे रॉ मटेरियल तो नहीं देना पड़ेगा ना? आरव ने पूछ ही लिया। नॉर्मल बिजनेस में नेगोशिएशन के दौरान ऐसा सवाल पूछना नौसिखिए वाली गलती मानी जाती है, लेकिन आरव रुक नहीं पाया। कारण था, इतनी आसानी से खुशी उसके हाथ आ रही थी, यकीन नहीं हो रहा था। इन पावर बैंक से एक बार सेल शुरू हुई तो बिकने में कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा में लाखों कमा लेगा, एक दिन में 1 लाख से ऊपर। ये कमाई तो कई सालों की सेविंग्स से ज्यादा थी। मुंबई जैसे अमीरों वाले शहर में भी इतना प्रॉफिट रेट बहुत कम लोग कमा पाते थे। नहीं, इस प्रोडक्ट के लिए जरूरी मटेरियल बहुत लो ग्रेड के हैं, ज्यादा वैल्यू नहीं। दूसरी तरफ से जवाब आया, कीमत और कम हो सकती है क्या? आरव ने आखिरकार बिजनेसमैन मोड ऑन किया और फिर पूछा, हे तुम नए हो ना? दूसरी तरफ से हंसी के साथ जवाब आया। मतलब? आरव ठिठका और बोला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दूसरा क्या कहना चाहता है। और ये बताना कि वो नया है, नुकसान तो नहीं होगा। टेंशन मत लो, मैं इसलिए बता पाया कि तुम नए हो क्योंकि यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम सेलर को नोटिफाई करता है जब कोई न्यूकमर कुछ खरीदता है। लगता है तुम स्मार्ट न्यूबी हो। मैं इस सिस्टम पर 1000 साल से ज्यादा टाइम से हूं, ढेर सारे न्यूकमर्स मिले हैं। ज्यादातर तो अपनी सिविलाइजेशन से बहुत एडवांस्ड प्रोडक्ट्स तुरंत खरीद लेते हैं, लेकिन तुम नहीं। दूसरी तरफ हंसते हुए बोला। फिर? आरव ने पूछा। फिर वो ज्यादातर दोबारा कभी नजर नहीं आए। लगता है कई तो मर गए। दूसरी तरफ से जवाब आया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आरव स्पीचलेस हो गया। फिर थोड़ा रुककर आरव ने फिर पूछा, मैं स्टार ब्लू हूं, दोस्त बन जाएं। 1000 प्रोडक्ट्स 0.8 स्पिरिट एनर्जी पॉइंट्स में दे दूंगा, कैसा रहेगा? दूसरी तरफ मुस्कुराते हुए प्रपोजल आया। ओके, पहले 1000 बना दो। मुझे लगता है आगे और ज्यादा चाहिए होंगे। कब तक डिलीवर कर दोगे? आरव ने सोचकर सीधा जवाब दिया। दूसरी स्टार्लिंक जैसी प्रोडक्शन लाइंस की इन्फो देखी थी, इस सेल की कीमत रीजनेबल थी। ऊपर से अभी की बातचीत से लगा कि पावर बैंक की कीमत ज्यादा नहीं रखी। वैसे भी इस कीमत पर भी जबरदस्त प्रॉफिट था, इसलिए और बार्गेनिंग नहीं की। 1000 पीस। मटेरियल तैयार करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तुम्हारे टाइम में करीब 1 घंटा। उसके बाद प्रोडक्शन बहुत आसान। एक प्रोडक्शन लाइन दिन में करीब 50,000 पीस बना सकती है। ज्यादा क्वांटिटी चाहिए तो और लाइन्स एक्टिवेट कर सकता हूं, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। मेरा सजेस्ट है स्पिरिट क्रिस्टल्स जमा करके कुछ प्रोडक्शन लाइन्स खुद खरीद लो, फिर खुद बनाना। स्टार ब्लू ने सोचकर जवाब दिया। 1000 पावर बैंक 1 घंटे में।
इस स्पीड से आरव फिर हैरान रह गया। लेकिन दूसरी तरफ हाई एडवांस्ड सिविलाइजेशन है तो मान लिया। आखिरी एडवाइस से स्टार ब्लू और अच्छा लगा। ठीक है, 1 घंटे बाद ट्रेड करते हैं, आरव ने रिप्लाई किया। यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम में इंटेलिजेंट सर्विलांस था, एडवांस ऑर्डर की जरूरत नहीं। नो प्रॉब्लम, उम्मीद है आगे और अच्छा को ऑपरेशन रहेगा। तुम्हारे प्लेनेट की कोई स्पेशल चीजें हो तो मुझे भी बेच सकते हो। फेयर प्राइस दूंगा, गारंटी। जब फ्री हो तो यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम के अलग अलग सेक्शंस की इंफो ब्राउज करो। अलग अलग चीजों की कीमतें देखो और देखो तुम्हारे पास क्या स्पेशल है जो बेचने लायक हो। स्टार ब्लू ने सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है, रिमाइंडर के लिए थैंक्स, आरव ने सोचकर जवाब दिया। बातचीत खत्म करके आरव फिर ड्रैगन बिल्डिंग में घुस गया। अभी सिस्टम में सिर्फ 0.7 स्पिरिट एनर्जी पॉइंट्स थे। बाहर निकला था तो स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने की स्पीड कई गुना कम हो गई थी। 0.8 पॉइंट्स जल्दी कलेक्ट करने थे तो ड्रैगन बिल्डिंग में ही वापस आना पड़ा। ड्रैगन बिल्डिंग की दूसरी मंजिल। कुछ गड़बड़ है। अचानक आरव रुक गया, भौहें सिकुड़ गईं। उसे नोटिस हुआ बाहर स्पिरिचुअल एनर्जी की स्पीड बहुत कम थी, लेकिन दूसरी मंजिल पर पहली मंजिल से थोड़ी ज्यादा हो गई थी। दोनों फ्लोर्स पर लोगों की संख्या में ज्यादा फर्क नहीं था। समझ आया, यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम 30 मीटर रेडियस में हवा से स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। सिर्फ आगे पीछे, लेफ्ट राइट नहीं, ऊपर नीचे भी। बाहर इसलिए इतनी स्लो स्पीड थी, लेकिन ड्रैगन बिल्डिंग में इतनी तेज। हर फ्लोर पर लोगों की भरमार है। ऊपर नीचे 30 मीटर रेडियस जोड़ो तो लोगों की संख्या इमेजिन भी नहीं कर सकते। स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने की स्पीड तेज कैसे ना हो, आरव को समझ आ गया। ड्रैगन बिल्डिंग के निचले फ्लोर्स की हाइट ज्यादा थी, ऊपरी फ्लोर्स करीब 3 मीटर। पहली मंजिल पर रहता तो 8-9 फ्लोर्स तक की हवा से एब्जॉर्ब कर पाता। दूसरी मंजिल पर पहली से 10वीं या 11वीं तक एक एक्स्ट्रा फ्लो स्पीड नेचुरली बढ़ी। तीसरी मंजिल पर और ज्यादा रेंज। ड्रैगन बिल्डिंग कुल 18 मंजिला थी। 8वीं या 9वीं मंजिल पर होता तो लगभग पूरी बिल्डिंग की स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता। ये सोचकर आरव सीधा ऊपर की तरफ चल दिया। सच में हर फ्लो ऊपर जाते स्पीड काफी बढ़ती गई। 8वीं मंजिल तक पहुंचते पहुंचते तीसरी मंजिल के मुकाबले 30% ज्यादा स्पीड हो गई थी। इस रफ्तार से 1 घंटे में एक स्पिरिट एनर्जी पॉइंट तो कलेक्ट हो ही जाएगा। अफसोस सिर्फ 30 मीटर रेडियस तक ही एब्जॉर्ब कर सकता है। आरव को थोड़ा दुख हुआ। ड्रैगन बिल्डिंग का हर फ्लो हजारों स्क्वायर मीटर का था। लंबाई करीब 100 मीटर, चौड़ाई 50-60 मीटर। 30 मीटर रेडियस सिर्फ आधी बिल्डिंग कवर कर पाता। पूरी बिल्डिंग कवर करता तो स्पीड डबल हो जाती। यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम पर स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब और रिफाइन करने वाली डिवाइसेस भी बिकती हैं, लेकिन कीमत बहुत हाई है। सबसे सस्ती भी हजारों स्पिरिट क्रिस्टल्स की। आरव ने सिर हिलाया। हजारों स्पिरिट क्रिस्टल्स। एक क्रिस्टल जमा करने में अभी दिक्कत हो रही थी। इस स्पीड से एक स्पिरिट क्रिस्टल के लिए करीब 10 दिन। हजारों क्रिस्टल्स मतलब हजारों दिन। 100 साल। 100 साल में तो वो दुनिया में ही नहीं रहेगा। लेकिन सिर्फ यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम से हवा की स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं। पृथ्वी की स्पेशल चीजें बेचकर भी स्पिरिट क्रिस्टल्स कमा सकता हूँ। यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम का तो मकसद ही यही है, अलग अलग सिविलाइजेशंस के रिसोर्सेज का सर्कुलेशन। वो दूसरी सिविलाइजेशंस से खरीद सकता है, दूसरी सिविलाइजेशंस पृथ्वी से खरीद सकती हैं। यही सिस्टम का मतलब है। पहले पृथ्वी की स्पेशल चीजें बेचो, स्पिरिट क्रिस्टल्स जमा करो, स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाली डिवाइस खरीदो, फिर उससे मिली क्रिस्टल से दूसरी चीजें खरीदो। अच्छा प्लान है। बस पता नहीं पृथ्वी की कौन सी स्पेशल चीजें बेचने लायक हैं। आरव चुपचाप सोच में पड़ गया। स्टार ब्लू सही कह रहा था, यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम के अलग अलग सेक्शंस की इन्फो ज्यादा ब्राउज करनी चाहिए। लेकिन इसकी कोई जल्दी नहीं। एक एक कदम चलेंगे। पहले जो हाथ में है वो हैंडल कर लेते हैं। 1 घंटा जल्दी बीत गया। जैसा आरव ने कैलकुलेट किया था ठीक वैसा ही हुआ। उसे 1 घंटे में यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम ने फिर से एक स्पिरिट एनर्जी पॉइंट एब्जॉर्ब कर लिया। ये पावर बैंक। यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी सिस्टम से ट्रांसमिट हुआ पावर बैंक देखकर आरव की पुतलियां सिकुड़ गईं। वो धीरे से बड़बड़ाया। एलियन प्रोडक्ट था आखिर। पहली नजर में ही मटेरियल और क्राफ्ट्समैनशिप कमाल की लग रही थी। लुक भी इतना अट्रैक्टिव कि देखते ही मन खुश हो जाए। ऊपर बड़े बड़े भारत वाले अक्षरों में क्लाउड 1 लिखा था, जैसे ड्रैगन उड़ रहा हो और फीनिक्स नाच रहा हो। बहुत एलिगेंट और डोमिनेटिंग। क्लाउड 1 इस पावर बैंक का मॉडल नेम था और यही ब्रांड आरव बनाना चाहता था।
1000 पावर बैंक में से आरव ने सिर्फ एक निकाला, बाकी ट्रेडिंग स्पेस में ही छोड़ दिए। आरव ड्रैगन बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। आशीष भाई, माल उठाते व्यस्त आशीष को आरव ने पुकारा। आया तू? आशीष ने मुड़कर आरव को देखा, हल्का सा सिर हिलाया और बोला। फिर हाथ का काम पास वालों को सौंपा, हाथों की धूल झाड़ी और आरव की तरफ चल पड़ा। पावर बैंक का सैंपल ले आया। आरव मुस्कुराते हुए बोला। बात करते हुए आरव ने जेब से स्काई ब्लू कलर का पावर बैंक निकाला और काउंटर पर रख दिया। आरव की लगातार मुस्कान देखकर आशीष के दिल में आह भरी। उसे तो आरव हमेशा मेहनती, मोटिवेटेड और अच्छा लड़का लगा था। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, मुसीबत में लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं। वो सोच रहा था, देखता हूं आरव क्या करने की कोशिश कर रहा है, अगर हो सके तो मदद करके सही रास्ते पर ला दूं। एक बार गलत कदम पड़ गया तो वापस मुड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगले ही पल आशीष थोड़ा हैरान हो गया जब आरव का निकाला पावर बैंक देखा। बाकी चीजें छोड़ो, सिर्फ लुक ही कितना कमाल का था। देखते ही लग रहा था हाई एंड प्रोडक्ट है। कहीं आरव सिर्फ पैकेजिंग बेचने का प्लान तो नहीं बना रहा। आशीष की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। होलसेल मार्केट में कई प्रोडक्ट्स ऐसे ही होते हैं, क्वालिटी औसत लेकिन बाहर से बहुत अट्रैक्टिव और पैकेजिंग शानदार। कीमत भी महंगी रखते हैं, सेल भी ठीक ठाक होती है। लेकिन आशीष को ऐसे प्रोडक्ट्स पसंद नहीं थे, क्योंकि लंबे टाइम तक होलसेल बिजनेस करना हो तो ये रास्ता सही नहीं। एक बार धोखा दिया तो दोबारा धोखा देना मुश्किल हो जाता है। खासकर उसकी दुकान ड्रैगन बिल्डिंग में इतने सालों से थी। कस्टमर्स का बुरा इंप्रेशन पड़ा तो नुकसान बहुत बड़ा। आशीष भाई, कोई भी फोन लेकर ट्राई कर लो। तभी आरव ने कहा। ठीक है, ट्राई करता हूं। आशीष ने हल्का सा सिर हिलाकर बोला। आरव ने ऐसे कहा तो ट्राई न करता तो बुरा लगता। वो भी देखना चाहता था कि आरव क्या करने की कोशिश कर रहा है। लॉजिकली अगर पावर बैंक वैसा नहीं होता जैसा आरव बता रहा था तो जल्दी पता चल जाता। फिर आरव ट्राई करने को क्यों कह रहा है? कहीं रिजल्ट खराब निकला तो इमोशनल कार्ड खेलकर बोलेगा कि एक्सीडेंट हो गया और ऑर्डर लेकर पेमेंट ले लेगा। आशीष सोच में पड़ गया। नॉर्मली आरव को इतने टाइम से जानता था, अगर प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करके गारंटी देता तो शायद मान भी लेता। लेकिन इस बार की बातें बहुत एक्स्ट्रा थीं। पावर बैंक का साइज और वजन नॉर्मल पावर बैंक जैसा ही था, कैपेसिटी नॉर्मल से 10 गुना कैसे हो सकती थी? बैटरी कैपेसिटी हमेशा वॉल्यूम से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम थी, सिर्फ पावर बैंक में नहीं, कई फील्ड्स में। ऊपर से चार्जिंग स्पीड भी 10 गुना तेज बता रहा था। आशीष की दुकान मोबाइल एक्सेसरीज की होलसेल थी, डेटा केबल तो ढेर सारी पड़ी थी। आशीष ने एक उठाए, टेस्ट के लिए अपना फोन यूज किया। जल्दी ही फोन पावर बैंक से कनेक्ट कर दिया। चार्जिंग शुरू। फोन बैटरी लेवल 35%, पावर बैंक बैटरी लेवल 100%। फोन कनेक्ट होते ही पावर बैंक से इलेक्ट्रॉनिक वॉइस आई, बहुत क्लियर। वॉइस प्रॉम्प्ट भी। आशीष फिर हैरान हो गया। लुक, वॉइस प्रॉम्प्ट। इस पावर बैंक की कॉस्ट कम नहीं थी। आशीष को आह भरते हुए लगा। सच कहे, क्वालिटी बहुत खराब ना हो तो सिर्फ इन बाहर वाली चीजों से ही कई कस्टमर्स का दिल जीत लेगा। उसे पता नहीं था कि उसके दिल में धीरे धीरे बदलाव शुरू हो चुका था। शायद ये पावर बैंक बिक जाए, बस क्वालिटी गारंटीड हो और कीमत रीजनेबल हो। आशीष मन ही मन सोचने लगा। फोन चार्ज होना आमतौर पर टाइम लेता है, लेकिन आरव ने 10 मिनट में फुल चार्ज की बात कही थी तो आशीष गया नहीं। खड़ा रहकर देखता रहा। अच्छा हुआ ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। ये सिर्फ कुछ मिनटों में आशीष का शौक बढ़ता गया। उसने हैरानी से देखा, फोन की बैटरी तेजी से 75% तक पहुंच गई। मतलब कुछ मिनटों में 40% चार्ज हो गया। ये स्पीड पॉसिबल भी है? कहीं वर्चुअल चार्ज तो नहीं? आशीष ने पूछ ही लिया। नहीं, इस पावर बैंक की बैटरी पूरी रियल है। फोन यूज करना शुरू करोगे तो पता चल जाएगा। आरव ने सिर हिलाकर बोला। लेकिन कैसे पॉसिबल है? मेरे फोन का इनपुट वोल्टेज और करंट फिक्स्ड है, इतनी तेज चार्जिंग कैसे? आशीष ने भौहें सिकोड़ कर पूछा। ये इसी पावर बैंक का फायदा है। नई चार्जिंग टेक्नोलॉजी की वजह से मार्केट के फोन्स का इनपुट फिक्स्ड होने के बावजूद 10 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। अगर मैचिंग फोन यूज किया तो 2-3 मिनट में ही फुल चार्ज। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ समझाया। 2-3 मिनट में फुल चार्ज। आशीष को यकीन नहीं हुआ। अगर अभी फोन की बैटरी तेजी से 75% न पहुंची होती तो बिल्कुल यकीन नहीं करता। लेकिन अभी जो हुआ उससे कहीं न कहीं आरव की बात पर शक कम हो गया था। आशीष भाई, तुम मुख्य रूप से हेडफोन्स ही बेचते हो ना? ये वाला सुनकर बताओ, साउंड क्वालिटी कैसी लगती है? आरव ने मुस्कुराते हुए सजेस्ट किया।
बात करते हुए आरव ने जेब से हेडफोन्स निकाले और दे दिए। हेडफोन स्टार ब्लू ने अभी अभी की ट्रांजैक्शन में स्पेशली बनवाए थे, कुछ देर पहले ही बनाकर डिलीवर कर दिए थे। पावर बैंक सिंपल प्रोडक्ट था, क्वालिटी प्रूव करने में टाइम लगता, लेकिन हेडफोन्स अलग थे। आशीष हेडफोन्स का होलसेल बिजनेस करता था, एक बार सुनते ही क्वालिटी पता चल जाती। आरव प्लान कर रहा था हेडफोन्स की क्वालिटी दिखाकर पावर बैंक की क्वालिटी प्रूव कर देगा। हेडफोन्स। आशीष चौंक गया, उसे समझ नहीं आया कि आरव अचानक हेडफोन्स क्यों ट्राई करवा रहा है, लेकिन फिर भी ले लिए और आरव के कहे मुताबिक फोन में लगाकर गाना प्ले किया। मधुर संगीत तुरंत आशीष के कानों में भर गया। ये साउंड। आशीष कांप गया, चेहरे पर अविश्वास साफ दिख रहा था। हेडफोन्स से निकला साउंड बिल्कुल अलग लेवल का था, टोन पूरी तरह अलग। जो गाना सुन रहा था वो सॉफ्ट स्वीट बैलेड था। इन हेडफोन्स से सुनते ही मिठास कई गुना बढ़ गई, दिल में आराम सा फैल गया। कुछ सेकंड में ही मूड बहुत अच्छा हो गया। अगले पल आशीष ने रॉक गाना लगाया। संगीत कानों में घुसते ही जंगलीपन, पैशन और जोश पूरे शरीर में भर गया, जैसे एड्रेनालिन का इंजेक्शन लग गया हो। ये हेडफोन्स कमाल के हैं, कौन से ब्रांड के हैं, कहां से लाए? आशीष ने तुरंत हेडफोन्स उतारे, एक्साइटेड होकर आरव की तरफ देखा और पूछा। आरव जवाब देता उसके पहले ही हेडफोन्स को करीब से देखने लगा, ब्रांड जानने के लिए। उसे यकीन था इतने अच्छे हेडफोन्स उसने पहले कभी नहीं सुने थे, हजारों वाले भी इसके आसपास भी नहीं। हम करीब से देखते ही आशीष फिर फ्रीज हो गया, कहीं देखा देखा सा लग रहा था। हाँ, पावर बैंक पकड़ते वक्त जैसी फीलिंग हुई थी वैसी ही। हेडफोन्स भी बहुत डेलिकेट और आई कैचिंग थे। जल्दी ही हकीकत ने उसकी फीलिंग सही साबित कर दी। हेडफोन्स और पावर बैंक सच में एक ही ब्रांड के थे, क्योंकि दोनों पर एक ही एम्ब्लेम था, स्काई क्लाउड। लेकिन ये ब्रांड तो उसे पता ही नहीं। ये हेडफोन्स और पावर बैंक दोनों स्काई क्लाउड ब्रांड के हैं। ये ब्रांड कहाँ का है, मैंने तो कभी सुना ही नहीं। आशीष कंफ्यूज होकर आरव की तरफ देखते हुए बोला। हेडफोन्स भी और पावर बैंक भी मेरे एक दोस्त की लैब ने डेवलप किए हैं। दोनों प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग का जिम्मा उसने मुझे सौंपा है। ब्रांड नेम स्काई क्लाउड मैंने कल ही सोचा था, इसलिए तुमने सुना नहीं। आरव मुस्कुराते हुए बोला, कल ही ब्रांड नेम सोचा? दोनों प्रोडक्ट्स तू ही ऑपरेट कर रहा है? आशीष की आंखें फटी रह गईं। पावर बैंक पर अभी भी थोड़ा शक था, लेकिन हेडफोन्स पर पूरा यकीन हो गया था। ग्लोबल लीडिंग टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट था। लैब के प्रोडक्ट्स आरव को ऑपरेशन के लिए सौंपे गए। कहीं आरव को सच में कोई बड़ा बैकअप मिल गया हो, क्योंकि हेडफोन्स के लिए अच्छा ब्रांड ना हो तो प्राइसिंग मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैंने पावर बैंक से ब्रांड बनाने का फैसला किया। पावर बैंक में डेटा जैसा दिखता है वैसा ही होता है, साफ सुथरा और सीधा। आरव ने सिर हिलाकर जवाब दिया, तो जो पावर बैंक का डेटा बताया था वो सच है? आशीष ने गहरी सांस लेकर पूछा। मेरा मतलब तुझ पर शक नहीं है। ये वाक्य मुंह से निकला ही था कि आशीष को लगा गलत इंप्रेशन गया। वो थोड़ा शर्मिंदा हुआ और जल्दी से सफाई देने लगा। हे, पावर बैंक का डेटा मैंने जो बताया वो सच में थोड़ा एक्स्ट्रा था। तुझे शक होना स्वाभाविक है आशीष भाई, इसीलिए तो हेडफोन्स बनवाए थे। आरव ने खुशी से जवाब दिया। चलो आशीष भाई, तुम्हारा फोन फुल चार्ज हो गया है, अब चेक कर लो बैटरी लाइफ कैसी है। आशीष कुछ बोलता उससे पहले आरव ने काउंटर पर रखे फोन की तरफ इशारा किया। जितनी देर वो बात कर रहे थे उतनी देर में पावर बैंक ने आशीष का फोन फुल चार्ज कर दिया था। ये सच में फुल चार्ज हो गया। आशीष ने फोन की बैटरी देखी, सच में 100% दिखा रहा था। उसने गहरी सांस ली। क्या हुआ, सिर्फ 6-7 मिनट तो हुए थे। अगले पल रिफ्लेक्स से आशीष ने पावर बैंक का लेवल चेक किया। हैरानी की बात 100% से सिर्फ 73% तक गिरा था। बताना भूल गया था, इस पावर बैंक की कैपेसिटी मार्केट के ज्यादातर स्मार्टफोन्स जैसी ही कैलकुलेट की गई है। हर मिलियम्पियर आवर सच में उतना ही है, मार्केट में जैसी आम एक्स्ट्रा कैलकुलेशन होती है वैसी नहीं। इसलिए सच में ही है। आशीष की नजर देखकर आरव हंसकर बोला, मार्केट में कई पावर बैंक और स्मार्टफोन बैटरी कैपेसिटी अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं। बड़े ब्रांड्स भी का पावर बैंक फोन बैटरी में कन्वर्ट करो तो 6000 ही मिलता है, वो भी अच्छा माना जाता है। ऊपर से चार्जिंग के दौरान एनर्जी लॉस अलग, उसे जोड़ो तो का पावर बैंक फोन को ज्यादा से ज्यादा 2 बार चार्ज करता है, वो भी जेनरस एस्टीमेट। लेकिन आरव का कस्टम पावर बैंक सच में था। ऊपर से एलियन टेक्नोलॉजी की वजह से चार्जिंग एफिशिएंसी कमाल की थी, एनर्जी लॉस लगभग 0। बैटरी वाला फोन कम से कम 33 बार फुल चार्ज हो सकता था। एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं,
आरव की बात सुनकर आशीष का चेहरा फिर बदल गया। बिना एक्स्ट्रा के कैपेसिटी और भयानक हो गई। अनरिटन रूल के मुताबिक में 6-7 हजार ही होता है। अगर ये सच में है तो कितना खतरनाक होगा, मतलब नॉर्मल पावर बैंक जितना। ये पावर बैंक एक साथ कई फोन्स चार्ज कर सकता है। आशीष भाई, कई फोन्स लेकर ट्राई कर लो, इस तरह कैपेसिटी जल्दी चेक हो जाएगी, पता चल जाएगा मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर इन चार्ज फोन्स को भी चेक कर लेना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आरव ने रुककर फिर बोला, इस पावर बैंक की कीमत क्या है? आशीष ने सिर हिलाकर पूछा। आरव ने जो डेटा बताया था वो आसानी से टेस्ट हो जाता था। अब बारी थी आरव की सेलिंग प्राइस की। अगर कीमत बहुत हाई हुई तो बात कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। आशीष भाई, तुम्हारे हिसाब से इस पावर बैंक की कीमत कितनी होनी चाहिए? आरव ने सोचकर उल्टा पूछा। ये कहना मुश्किल है। नॉर्मली फास्ट चार्जिंग वाला पावर बैंक रिटेल में 200 रुपये का, होलसेल में 150 रुपये। आमतौर पर कैपेसिटी बढ़ने से कीमत उतने प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ती, लेकिन तेरे पावर बैंक का छोटा साइज और हल्का वजन बड़ा प्लस है, ऊपर से चार्जिंग स्पीड नॉर्मल पावर बैंक से 10 गुना। आशीष ने सोचकर बोला, नॉर्मल हालत में होलसेल प्राइस 300 रुपये रखता तो भी अनरीजनेबल नहीं होता, लेकिन पावर बैंक एक्सेसरी आइटम है, आखिर फोन भी इतना महंगा नहीं होता। यूजर्स पावर बैंक में ज्यादा इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होते। आशीष ने रुककर फिर बोला, बेशक इलेक्ट्रॉनिक होलसेल में आशीष का एक्सपीरियंस काम आ रहा था। एनालिसिस बहुत कम्प्रीहेंसिव था। तुम सही कह रहे हो आशीष भाई, मैंने होलसेल प्राइस 180 रुपये रखी है हर पीस की। आरव ने सिर हिलाकर बोला, होलसेल प्राइस 180 रुपये? आशीष चौंक गया। कीमत तो बहुत कम थी। सच कहूं तो मेरे दोस्त की लैब के प्रोडक्ट सिर्फ पावर बैंक और हेडफोन्स तक सीमित नहीं है। ये पावर बैंक सिर्फ ब्रांड बिल्डिंग के लिए है, इसलिए जल्दी मार्केट में फैलना चाहिए, हाई प्रॉफिट की जरूरत नहीं। आरव हंसकर बोला, तो बात यह है। आशीष को समझ आ गया। बिजनेस में मार्केट जल्दी कैप्चर करने और ब्रांड बनाने के लिए प्रॉफिट साइड रखना आम बात है। कई इंडस्ट्रीज में पहले तो ढेर सारा पैसा डालकर कॉम्पिटिटर्स को डराते हैं, जब तक वो इतने कमजोर न हो जाए कि वापस अटैक न कर सकें। उसके मुकाबले नुकसान न करके मार्केट जल्दी कैप्चर करना तो बहुत अच्छा था। पावर बैंक प्रोडक्ट चुनना अच्छा किया। जैसा तूने कहा, इस तरह के प्रोडक्ट का डेटा साफ अच्छा बुरा दिख जाता है। हेडफोन्स में ऐसा नहीं होता। आशीष ने सोचकर बोला, आरव के लाए हेडफोन्स कमाल के थे, उसने इतने अच्छे पहले कभी नहीं सुने थे। लेकिन मानना पड़ेगा, हेडफोन्स की प्राइसिंग बहुत वैग होती है। साउंड क्वालिटी कितनी अच्छी है, कितने की वैल्यू है, ये कहना मुश्किल होता है। आशीष भाई, पहले इस पावर बैंक का डेटा अच्छे से टेस्ट कर लो। अगर लेना चाहो तो बाद में 1000 पीस ले आऊंगा। अभी पेमेंट की जरूरत नहीं, बेचने के बाद दे देना। आरव ने सिर हिलाकर बोला, ऐसा अच्छा पावर बैंक कौन नहीं लेगा, 1000 पीस ले आ। आशीष जोर से हंसकर बोला। इस टाइम उसे आरव पर पूरा भरोसा हो गया था। पावर बैंक का लुक और अभी जो चार्जिंग स्पीड दिखाए उससे आरव की होलसेल प्राइस बिल्कुल हाई नहीं थी। ऊपर से पहले माल चेक करके ले लो, बेचने के बाद पेमेंट कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। ये पावर बैंक। फिर आरव ने पावर बैंक की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी और चल दिया। आरव ड्रैगन बिल्डिंग से बाहर नहीं गया, बल्कि 8वीं मंजिल पर चला गया। यहां स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत तेजी से अब्जॉर्ब हो रही थी। स्पिरिचुअल एनर्जी मतलब पैसा, यहां से जाना मूर्खता होती। बॉस, पैकेजिंग बॉक्सेस का ऑर्डर लग गया है। प्रोडक्शन शुरू हो गया। करीब एक दिन में 3000 पीस बन जाएंगे। जल्दी ही दीपक का फोन आया, खुशी से बोला, एक दिन में 3000 पीस थोड़े कम है ना? देखो प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं बढ़ा सके तो दूसरी फैक्ट्री से बात करो। वैसे 1000 बॉक्सेस बनते ही आशीष भाई को ड्रैगन बिल्डिंग भिजवा देना। आरव ने सोचकर बोला, ये बॉक्सेस पावर बैंक की पैकेजिंग के लिए थे। स्टार ब्लू सिर्फ पावर बैंक बनाता था, पैकेजिंग नहीं। पावर बैंक और पैकेजिंग बॉक्स दोनों लो लेवल प्रोडक्शन थे। पैकेजिंग बॉक्स बनाने की कॉस्ट और दिक्कत पावर बैंक जितनी ही थी, इसलिए कीमत हाई पड़ती। इसीलिए स्टार ब्लू से नहीं बनवाए। फिलहाल स्टार ब्लू से सिर्फ 1000 पावर बैंक बनवा रहा था, लेकिन मार्केट में आते ही ये पावर बैंक धूम मचा देंगे, इस बात का पूरा यकीन था। इसलिए 3000 बॉक्सेस पर डे भी कम पड़ सकते थे। ठीक है बॉस, दीपक ने तुरंत हाँ कहा। पहले माल डिलीवर कर चुका था आशीष को, इसलिए पता था बॉस किस आशीष भाई की बात कर रहे हैं। 2 घंटे बाद आरव ड्रैगन बिल्डिंग से बाहर निकला और चांगझोंग विलेज के लिए कैब ली। अपनी खाली फैक्ट्री में जाकर बाकी पावर बैंक ट्रेडिंग स्पेस से निकाले।
फिर सबको बड़े बॉक्स में डाला और कैब लेकर वापस ड्रैगन बिल्डिंग लौट आया। आरव, तेरा पावर बैंक कमाल का है। 25 फोन बैटरी फुल चार्ज करने के बाद आखिरकार खत्म हुआ। चार्ज किए फोन्स चेक किए, सब नई जैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आरव को आता देख आशीष तुरंत आगे बढ़ा और एक्साइटेड होकर बोला, ऊपर से मुझे पता चला इस पावर बैंक को खुद फुल चार्ज होने में सिर्फ 1 घंटा लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।